हे गाइस, दिस इज CACS पुष्पम चौरसिया। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बड़े ही अच्छे हैं और तंदुरुस्त हैं। इस पैंडेमिक सिचुएशन में आप अपनी फैमिली का और अपना पूरी तरीके से ध्यान रख रहे हैं, राइट? और रही बात पढ़ाई की, ये तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जानता हूं कि सभी बच्चे एकदम जोर शोर से पढ़ाई कर रहे हैं। ये मैं बता सकता हूं क्योंकि डेली इतने सारे डाउट्स FSM CMA ये हम लोग सब सॉल्व करते हैं। तो भैया, अब जो बच्चे इतने अच्छे अच्छे डाउट्स अलग अलग बुक से पढ़ रहे हैं, अलग अलग डाउट्स पूछ रहे हैं, तो इतना मजा आ रहा है देखते हुए बच्चों को कि इतना जोर शोर से पढ़ाई कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों का ये बोलना है, सर अब तो जून जो अटेम्प्ट था वो हुआ नहीं, अब तो हमें डबल कवर करना है, हमारे 6 महीने को भी कवर करना है। डबल जोश से पढ़ाई कर रहे हैं। सो दोस्तों, बहुत अच्छी बात है ये सभी बच्चों के लिए, राइट? चलो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आज का जो हमारा ये लेक्चर है ये किस बारे में है। सो दोस्तों, आज का लेक्चर जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, सप्लीमेंट के बारे में है। नाउ व्हाट इज दैट सप्लीमेंट? सो भैया, जो दिसंबर 20 का एग्जाम है इसके लिए इंस्टीट्यूट ने सब्जेक्ट वाइज सप्लीमेंट्स इशू किए हैं। सप्लीमेंट्स का मतलब है कि भैया कुछ एडिशनल चीजें और पढ़ना है। अब ये जो सप्लीमेंट है, किसी किसी में अमेंडमेंट्स है, किसी किसी में नहीं है, किसी किसी में एडिशंस है। सो भाई, मुझे बहुत सारे बच्चे महीने भर से करीब बोल रहे थे कि सर वो इंस्टीट्यूट का जो सप्लीमेंट या एडिशन आएगा वो हमें मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। और जैसा कि मैंने दोस्तों सभी स्टूडेंट्स को बहुत सारे अपने प्रॉमिस किया था कि नवंबर के फर्स्ट वीक में आप लोगों को दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज हम ये सप्लीमेंट है जो FSM का आपके सामने ला रहे हैं। क्लियर है गाइस? और इसके लिए सबसे ज्यादा धन्यवाद जो हमें देना है हमारी पूरी CS कार्ट इंडिया की टीम। तो CS कार्ट इंडिया सारे अमेंडमेंट्स, सारे सप्लीमेंट्स, इंस्टीट्यूट कुछ भी अनाउंसमेंट करता है तो वो बच्चों तक सबसे पहले पहुंचा देता है। सो भैया, आज की बात हम अगर कर रहे हैं तो हम सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इससे जुड़ा हुआ जो सप्लीमेंट्री इंस्टीट्यूट ने इशू किया है, ये हमारे CS कार्ट इंडिया के चैनल पे हम लोग आज देखने वाले हैं। अब मैं बता दूं कि ये जो सप्लीमेंट हम देखने वाले हैं इसके अंदर कवर क्या किया इंस्टीट्यूट ने। क्लियर? तो सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि अमेंडमेंट, बहुत सारे बच्चों को दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि देयर इज अमेंडमेंट। अरे भाई, बच्चे लोग पैनिक हो रहे हैं, अमेंडमेंट आ गया, अमेंडमेंट आ गया। अरे भाई, कौन सा अमेंडमेंट है ये तो बताओ जरा। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? कोई तो चीजें चेंज हो जाना। इस फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एज सच इंस्टीट्यूट ने कुछ चेंज नहीं किया है। तो जो बच्चे लोग, कई सारे बच्चे डर रहे हैं अमेंडमेंट आ गया, कोई अमेंडमेंट एज सच नहीं है। तो सबसे पहले तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपना जरा पीस ऑफ माइंड रखिए, देखिए कि जो इंस्टीट्यूट ने इशू किया है वो क्या है, उसके बाद सोचिए। एक दोस्त ने दूसरे को बोल दिया, अरे यार ये इतना चेंज आ गया, तो डर जाते हैं। कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सिंपल है बच्चों। चलिए, तो मैं बच्चों आपको बता रहा हूं कि सब्जेक्ट में इंस्टीट्यूट ने कोई एज सच अमेंडमेंट नहीं किया है, खाली जो नया स्टडी मटेरियल है उसमें कुछ एडिशनल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स डाल दिए हैं। तो भैया, वो एडिशनल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो है वो इंस्टीट्यूट ने इस सप्लीमेंट्स में ऐड किए हैं कि कौन से पेज नंबर पे कौन से प्रॉब्लम्स ऐड किए हैं। तो कोई बात नहीं, वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स आज हम लोग देखेंगे। और दोस्तों, ये जो लेक्चर ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस लेक्चर के थ्रू मैं बहुत सारे कंसेप्ट्स रिवाइज भी कराऊंगा और कैलकुलेटर के बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स भी शेयर करूंगा। वैसे आपको शॉर्टकट्स बहुत सारे पता भी होंगे, कंसेप्ट्स आप पढ़ चुके हैं, लेकिन एक रिवीजन के तौर पे कैलसी के इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स और एग्जाम में ये सप्लीमेंट है तो इसके ऊपर आने का चांसेस भी बढ़ जाता है। इसीलिए दोस्तों, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये पूरा की पूरा जो लेक्चर है ये लास्ट तक देखिएगा। इसमें लास्ट तक के सारे जो अमेंडमेंट्स है, या अमेंडमेंट्स कहने का मतलब जो इंस्टीट्यूट ने प्रॉब्लम्स दिए हैं, वो सब कुछ हम लोग कवर कर रहे हैं विद कैलकुलेटर शॉर्टकट्स कि भाई एग्जाम में फास्टेस्ट वे में कैसे सॉल्व करना है। अब आप जानते हैं कि आपका पेपर MCQ बेस्ड है, तो MCQ बेस्ड इसके ऊपर कोई भी टाइप का MCQ इंस्टीट्यूट पूछ सकता है। सो सप्लीमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना। क्लियर है गाइस? तो भाई, इसी के साथ, इस इंट्रोडक्शन के साथ हम लोग ये सप्लीमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं वापस कह रहा हूं, ये सप्लीमेंट में एज सच बहुत ज्यादा जो अमेंडमेंट वाला पार्ट बोलते हैं बच्चे, अमेंडमेंट नहीं है, सिर्फ एडिशन है। तो ये एडिशन हम लोग पढ़ेंगे, हाँ, लेकिन एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट भी बन जाता है क्योंकि ये सप्लीमेंट के थ्रू आया हुआ है। क्लियर है गाइस? तो मैं कहूंगा कि इसमें ईच एंड एवरी प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट, चाहे वो इजी हो चाहे वो हार्ड हो।
एक एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस तरीके से इंस्टीट्यूट ने उसका सजेस्टेड आंसर दिया है, उससे और हमारा फॉर्मेट किस तरीके से मैच होता है, शॉर्टकट कैसे होते हैं कैल्सी के, और तो और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के भी कुछ केस स्टडीज जो ऐड हुई है वो भी हम देखेंगे। क्लियर है गाइस? तो आपको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ये वीडियो आखिरी तक देखते हैं पूरा अच्छी तरीके से, तो आई बेट कि आपके कैलकुलेटर के कुछ शॉर्टकट्स भी रिवाइज हो जाएंगे और बहुत सारे फॉर्मूलेज भी रिवाइज हो जाएंगे जो आपको लास्ट मिनट के लिए जरूरी होगा। क्लियर है गाइस? तो इसी के साथ हम सबसे पहले थैंक करेंगे हमारे CS कार्ट इंडिया को, जिसने ये पूरे सप्लीमेंट्स को अपने चैनल पे डालना चाहा बच्चों के लिए। क्लियर है गाइस? चलिए ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारे पास में हमारा नेक्स्ट पेज पे पहला जो एडिशन है इन द चैप्टर ऑफ कैपिटल बजटिंग। लेट्स सी। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन एडेड फॉर प्रैक्टिस। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके सामने ये जो आपने सप्लीमेंट ओपन किया है तो इसमें देखेंगे बेटा, सबसे पहला जो एडिशन जो इंस्टीट्यूट चाहता है वो है आपके लेसन नंबर 2 कैपिटल बजटिंग। तो दोस्तों आपके एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड कॉलम में दिया होगा आपका कौन सा वो चैप्टर, और फिर आपके पर्टिकुलर्स ऑफ चेंज में दिया है आपके जो मेजर चेंजेस है। सो आपके एकदम फर्स्ट लेफ्ट कॉर्नर में, मतलब जो कॉलम है उसमें आपके पास लेसन नंबर 2 कैपिटल बजटिंग। तो दोस्तों हम लोग कैपिटल बजटिंग के जो प्रॉब्लम्स है वो देखने वाले हैं बच्चों। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ऐड किया गया है पेज नंबर 41 पे वो है एग्जाम्पल नंबर 2। और वो एग्जाम्पल नंबर 2, अब देखिए कैपिटल बजटिंग के जो बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि आप देखते हैं पे बैक है, ARR है, डिस्काउंटेड पे बैक, NPV, PI, ऐसी कई सारी मेथड्स है। आई होप कि आप लोगों ने वो सारी मेथड्स जो है ऑलरेडी अभी तक एग्जाम के टाइम तक रिवाइज कर ली होंगी, अच्छे से रेडी होंगी। बस अभी आपको सिर्फ उन्हीं के ऊपर वो क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर है गाइस? चलिए आइए देखते हैं। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट बोलना चाहता है ये कौन से मेथड के ऊपर पूछा गया है, आइए लिखते हैं। सो एक्सेलेंट लिमिटेड इज प्लानिंग टू अंडरटेक अ प्रोजेक्ट requiring initial investment of ₹100 million। तो भैया हमारे पास में जो नया प्रोजेक्ट चालू होने जा रहा है इसमें हमें इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि $100 मिलियन लगेगा। अब देखिए भैया, करेंसी चाहे कोई भी हो, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो रुपीस हो, चाहे वो पाउंड्स हो, करेंसी तो हमें कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन में। जो करेंसी क्वेश्चन में होंगी वही करेंसी आंसर में चलेंगी। तो एग्जाम पॉइंट से ध्यान में रखें, करेंसी को लेकर बहुत ज्यादा दिमाग में कोई चीजों को पालना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। दूसरी और एक चीज जिससे बच्चे लोगों को टेंशन आता है वो है मिलियंस, ट्रिलियंस, बिलियंस। ये जो मिलियंस बिलियंस ये सब पीछे लगे हुए हैं। आपको तो जो मेन फिगर दिया गया है आप उसी के ऊपर वर्क करेंगे और वो है दोस्तों 100। अब वो 100 मिलियन हो कि बिलियन हो, आपका काम तो 100 मिलियन के ऊपर वर्क करना है। क्लियर है गाइस? चलो, सो भैया 100 मिलियन का हमारा प्रोजेक्ट हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट $25 million पर ईयर इन नेट कैश फ्लोज फॉर 7 years। अब ये प्रोजेक्ट 7 years तक चलेगा और एवरी ईयर दैट प्रोजेक्ट इज गोइंग टू जनरेट $25 million। कितना बेटा? 25 मिलियन, ठीक है। कैलकुलेट द पे बैक पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट। क्या बोला गया दोस्तों? हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है पे बैक पीरियड। अब आप ये बात ऑब्जर्व करें कि क्वेश्चन के सामने सिर्फ पे बैक पीरियड है, उसके और सामने डिस्काउंटेड नाम का वर्ड नहीं यूज किया है। एग्जाम पॉइंट से बच्चे ध्यान में रखें, जब क्वेश्चन मेकर पूछेगा डिस्काउंटेड पे बैक तो ही आप डिस्काउंटेड पे बैक निकालेंगे, अदरवाइज अगर नॉर्मली पे बैक मेथड बोला है तो आप पे बैक मेथड ही सॉल्व करेंगे। क्लियर है गाइस? चलिए, अब जैसे कि हमारे पास में पे बैक मेथड की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों पे बैक मेथड जो होती है, राइट, पे बैक मेथड में हमारे पास में 2 अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक तो कैश फ्लोज जो है सेम है एवरी ईयर, दूसरा है कैश फ्लोज आर अनइवन एवरी ईयर। अब यहां पर इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास में जो कैश फ्लोज आने वाली है दोज कैश फ्लोज आर सेम फॉर एवरी ईयर। तो भाई अगर वो कैश फ्लो हर साल सेम है तो हम लोग यहां पर पेबैक फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। और दोस्तों यहां पे भले ही इंस्टीट्यूट ने आंसर आगे जो दिया है उसको बिना देखे आप कोशिश करिए कि आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और आपका आंसर और इंस्टीट्यूट का आंसर हम लोग मैच करेंगे। क्लियर है गाइस? तो चलिए भैया हमारे पास में ये क्वेश्चन, तो भैया आपके पास में पे बैक पीरियड का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? सो हमारे पास में बच्चों आप देख सकते हैं पे बैक पीरियड इज इक्वल्स टू, तो आपका फॉर्मूला होगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो।
तो हमारे पास में क्वेश्चन में इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया गया है बेटा $100 मिलियन। अब आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगा दिया है $100 का। अब उसके ऊपर हमें जो मिलने वाला है इनफ्लो हर साल वो होने वाला है बेटा $25 मिलियन। तो आप नीचे लिखेंगे 25 मिलियन, और ये 25 मिलियन जो क्वेश्चन में बोला गया है नेट कैश फ्लो है, इसमें ना ही कोई टैक्स माइनस करना है ना ही कुछ माइनस करना है। क्लियर? तो बेटा आपके पास में जो आने वाला है वो आने वाला है 4, और जाहिर सी बात है ये है 4 इयर्स। थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं बच्चे कि भैया 25-25 मिलियन हर साल आएंगे, 100 मिलियंस के लिए कितना टाइम लगेगा? दैट इज आपके पास में लगेंगे 4 इयर्स। लेकिन भाई ये तो सिर्फ क्वेश्चन का आंसर हुआ, बट हम लोग बात करना चाह रहे हैं रिवीजन भी साथ में। अब ये पेबैक मेथड ने 4 इयर्स बताया, लेकिन मैं आपको रिवाइज करवा दूं आखिर ये पेबैक मेथड बताता क्या है। सो बच्चों, पेबैक मेथड आपको बताता है कि जो पैसा आपने प्रोजेक्ट में लगाया है, जो है आपकी लागत, ये लागत कितने समय में वापस आती है। सो भैया अगर 4 इयर्स आपका आंसर है तो भैया ये कंसेप्ट इंटरप्रेट इस तरीके से करना होगा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 4 इयर्स में आपके पास वापस आ जाएंगी। अब इसके बाद में जो आएगा वो आपका प्रॉफिट है, बट आपने जो पैसा लगाया था वो आप तक वापस आ चुका है 4 इयर्स में। गॉट द पॉइंट? तो भैया ये है आपके पास में फर्स्ट जो एग्जाम्पल जो इंस्टीट्यूट ने दिया है, और ये उसका इंटरप्रिटेशन। तो वैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल बड़ा ही इजी था। हमारे पास में क्वेश्चन में 100 मिलियन का आउटफ्लो, 25 मिलियन एवरी ईयर दिया गया था, 4 इयर्स में हमारा पैसा वापस आ जाएगा। सर प्रोजेक्ट में तो वो 7 इयर्स दिए हैं। हाँ, तो 7 इयर्स तक इनफ्लो आएंगे, लेकिन आपकी जो लागत थी वो 4 इयर्स तक आ जाएंगी। उसके बाद आगे 5th, 6th और 7th ईयर में जो पैसा आएगा वो आपका प्रॉफिट हुआ। क्लियर है गाइस? चलिए ठीक है, तो बेटा इसी के साथ चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट अगले पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। तो भैया यहां पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, यहां पर हम ड्रॉ करते हैं लाइन। चलिए नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में आप जरा ध्यान से देखें क्वेश्चन में क्या क्या डिटेल्स दिए हुए हैं। ओके बच्चों, बेस्ट लिमिटेड इज प्लानिंग टू अंडरटेक अनदर प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ $50 million and is expected to generate 10 million net cash flow in year 1, 13 million cash flow in year 2, 16 million cash flow in year 3, then 19 in year 4, 22 in year 5. Calculate the payback value of the project. अब वैसे ये जो एग्जाम्पल है ये भी पेबैक के ऊपर है, इसके पहले वाला भी पेबैक के ऊपर था, बट दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों? In this particular example, cash flows every year are not same. ओहो, अगर हर साल हमारे कैश फ्लो सेम नहीं है तो भैया ऐसे केस में क्या होगा? If cash flows every year are not same, तो भैया ऐसे केस में एक बात तो क्लियर रही कि आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है। फॉर्मूला इन द सेंस अब आपको पहले क्यूमुलेट करते हुए जाना है। सो आइए बच्चों, आपके पास में हम लोग आंसर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन तो हम लोगों ने देख लिया है, राइट? चलिए ध्यान रखें, फर्स्ट ईयर में इनफ्लो क्या है? 13, देन 16, देन 19, देन 22। इस तरीके से वो 10, 10, 3, 3 के इसमें बढ़ते जा रहा है। ठीक है बच्चों, चलो अब मैं आपको आंसर बता रहा हूं। चाहे तो बेटा आप लोग अलग से अपना आंसर खुद से पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बाद आप ये वीडियो देखिए ताकि आपको आंसर खुद से सेल्फ करते करते मैच कर सके, आपको कॉन्फिडेंस जनरेट हो, राइट? चलिए तो भैया यहां पर हमारे पास में कुछ कॉलम्स बनेंगे, राइट? सबसे पहला कॉलम बेटा आपका होना चाहिए ईयर्स, दूसरा कॉलम आपका होगा कैश फ्लो, और तीसरा कॉलम जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बच्चों दैट इज क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो का मतलब है ईयर वाइज जो कैश फ्लो आ रहे हैं आप उन्हें जमा करते जाइए। ठीक है, सो भैया आपके पास में ईयर नंबर 1 में कितना कैश फ्लो आया है? 10। ईयर नंबर 2 में 13, then in year 3rd 16, 4th and 5th that will be 19 and 22। हमने इसमें अभी तक नया कुछ नहीं किया है, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी उसको हमने टेबल फॉर्मेट में रख दिया। क्लियर? अब ध्यान रखें, इंस्टीट्यूट ने जो आंसर आपको प्रिंट करके दिया है जरूरी नहीं है कि उसका फॉर्मेट और हमारा फॉर्मेट सेम हो। हम तो वो फॉर्मेट पढ़ रहे हैं जो एकदम बच्चों के लिए एकदम सिंप्लीफाइड हो। क्लियर है गाइस? तो भैया आपने ईयर लिख दिया। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ईयर 0 भी तो लिखो। हाँ बेटा, ईयर 0 अलग से देखा जाएगा क्योंकि आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स को कंपेयर करना है। ठीक है, तो पहले अभी हम सिर्फ इनफ्लो को बात कर रहे हैं, राइट? सो फर्स्ट ईयर में 10 आए तो आपके पॉकेट में 10 हो गए।
सेकेंड ईयर में आपके पास में 13 आए तो टोटल कितना हो गया बेटा 10 प्लस 13 दैट विल बिकम 23। उसके बाद में आपके पास में थर्ड वाला जो है बेटा वो आ गया 16, तो आपके पास ऑलरेडी 23 सेकेंड ईयर तक आ चुके हैं। थर्ड ईयर में 16 और आ गए, ओहो, तो हमारे पास में हो गए हैं बेटा 39। देन आफ्टर दैट आपके पास फोर्थ ईयर में 19 और आ जाते हैं, तो जल्दी से बेटा कैलसी पे आप डायरेक्टली ऐड कर लीजिए 39 प्लस 19 दैट विल बिकम 58 और आगे फिर 22 आया तो दैट विल बिकम 80। लेकिन अब मुझे आप एक बात बताइए, आपको ये क्वेश्चन में टोटल इनफ्लो कितनी है वो नहीं पूछा है, क्वेश्चन इज अबाउट पे बैक। ओहो, पे बैक है सर, हाँ। अब पे बैक आपने जो पैसा लगाया था वो कितने समय में वापस आता है, तो भैया आपने पैसा लगाया कितना था, क्वेश्चन में अगर चल के देखा गया तो उसमें समझ में आया कि सर हमने तो 50 मिलियन ही लगाया था। हाँ भाई ठीक है, अगर आपने 50 मिलियन ही लगाया था तो बताइए कौन से ईयर में आपको 50 मिलियन रिकवर हो रहे हैं, तो आपको पहले अपना टारगेट ईयर फाइंड करना है। तो भैया फर्स्ट ईयर में नहीं हुए, सेकेंड ईयर में नहीं हुए, थर्ड ईयर में नहीं हुए, फोर्थ ईयर में मेरे पास 50 मिलियंस रिसीव हुए हैं, टोटल 58 तक जा चुके हैं हम। अब 58 में जो ऊपर का 8 है वो मेरा प्रॉफिट है, लेकिन मेरा 50 जो है ये फोर्थ ईयर में आ रहा है, सो फोर्थ ईयर विल बी माय टारगेट ईयर। फोर्थ ईयर क्या है बेटा मेरा टारगेट ईयर, क्लियर है गाइस। अब इस फोर्थ ईयर के बारे में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, जिसको हम लोग छोटा सा फॉर्मूला पे बैक मेथड का कहते हैं। चलो आओ, सो भैया पे बैक मेथड का छोटा सा फॉर्मूला वो ये होगा, दैट इज बेस ईयर्स जो भी आपको लगे हैं, पूरे जितने बेस ईयर्स आपको लग चुके हैं वो तो लगेंगे ही, ठीक है। सो भैया अगर मैं यहां पर बात करूं तो बेस ईयर्स या कुछ बच्चे इसे कंप्लीटेड ईयर्स के नाम से भी जानते हैं, तो सर आप यहां पे इसको एक काम करिए कंप्लीटेड ईयर्स ही लिख दीजिए, ठीक है बेटा, समझने के लिए आसान होगा। लो भैया मैंने यहां पे लिख दिया कंप्लीटेड ईयर्स प्लस, अब आपका 50 मिलियंस आपके पास वापस आ जाए उसके लिए कितने कंप्लीटेड ईयर्स लगे, ईयर नंबर 1 लगा, ईयर नंबर 2, ईयर नंबर 3, पहले 3 साल तो पूरी तरीके से लग गए। सो भैया आपके पास में 3 इयर्स आर कंप्लीटेड ईयर्स, लेकिन आपका पैसा फोर्थ ईयर में आया, बट फोर्थ ईयर में बेटा 12 महीने होते हैं, और वो फोर्थ ईयर में आपके पास वो जो पैसा है वो पूरे 12 महीने में आया है, तो आपका 50 मिलियन बराबर कब पहुंचा वो हमें निकालना होगा। तो उसके लिए फॉर्मूले में कुछ इस कदर लिखना होगा आगे, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय कैश फ्लो ऑफ टारगेट ईयर मल्टीप्लाइड बाय शॉर्टफॉल। क्या लिखेंगे बेटा हम, मल्टीप्लाइड बाय शॉर्टफॉल। जरा ध्यान से देख लीजिए फॉर्मूले को, बहुत बच्चे इंस्टीट्यूट के सप्लीमेंट में आंसर ढूंढ रहे हैं, ऐसा फॉर्मूला तो दिख नहीं रहा। हाँ बेटा इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया है तो उसके लिए क्या करें, बट ये जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं इससे पेबैक मेथड का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है, और एकदम एक्यूरेट आंसर मैच होगा अप टू द 2 डेसिमल 3 डेसिमल जितना आप चाहें, क्लियर है गाइस। तो भाई यहां पर आपके पास में आपको आपका 50 मिलियंस वापस आने में कितना समय लग रहा है, 3 साल तो पूरे लग रहे हैं, फोर्थ ईयर पूरा नहीं लग रहा, फोर्थ ईयर का कुछ पार्ट, तो वो जो फोर्थ ईयर का कुछ पार्ट है वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। सर ये ऊपर जो न्यूमरेटर में 1 है वो क्या है, 1 का मतलब है पूरा एक कंप्लीट ईयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय कैश फ्लो ऑफ द टारगेट ईयर। टारगेट ईयर मतलब वो ईयर होता है जिस ईयर में मेरे टोटल क्यूमुलेटिव कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट्स को रिकवर करते हैं, तो फोर्थ ईयर वो है जहां मेरे पैसे रिकवर हो रहे हैं, लेकिन फोर्थ ईयर में कहीं तो बताओ फोर्थ ईयर में टोटल कैश फ्लो कितना आया बेटा, टोटल कैश फ्लो फोर्थ ईयर में आता है 19 लैक्स। कितना आया बेटा 19 लैक्स, लेकिन मुझे 19 लैक्स तो नहीं चाहिए थे, मेरे पास मुझे 50 तक के कितना चाहिए था। तो भैया अगर आप यहां पर देखें तो मेरे पास ऑलरेडी 39 लैक्स आ चुके थे, 39 लैक्स कहो मिलियंस कहो डजंट मैटर, सो 39 मिलियंस 3 साल में ऑलरेडी आ चुके थे। मैंने इन्वेस्टमेंट किया था 50 मिलियंस का, मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया था बेटा 50 मिलियंस का,
3 साल में कितने आ गए 39 मिलियंस। तो बताइए मुझे 4th ईयर में और कितना चाहिए ताकि मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊं। तो भैया मुझे यहां पर 11 मिलियंस और चाहिए। कितना चाहिए बेटा प्लस 11 मिलियंस। अगर मुझे यहां पे 39 के ऊपर प्लस 11 मिल जाए तो मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा। तो बताइए हाउ मच इज माय शॉर्टफॉल, इसे शॉर्टफॉल कहते हैं। तो भैया मेरा शॉर्टफॉल कितना हुआ, मेरा शॉर्टफॉल हुआ है बच्चों 11 मिलियंस। क्लियर है गाइस। तो भैया हमारे पास में 11 मिलियंस मुझे चाहिए, लेकिन 4th ईयर में आते हैं टोटल 19। तो अगर पूरे फुल ईयर में 19 आते हैं तो 11 के लिए कितना टाइम, इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कह सकते हो बच्चों। सो भैया यहां पर आप लोग लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 19 मल्टीप्लाइड बाय 11। गॉट द पॉइंट। तो भैया आप इस तरीके से इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करिए, आपको अप टू द डेसिमल आपका आंसर मिल जाएगा। सर ये क्या है बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं। टारगेट ईयर में आपके पास में 19 का टोटल कैश फ्लो आता है, वो एक साल में आता है। सो 1 डिवाइडेड बाय 19, बट आपको पूरे 19 नहीं चाहिए थे, आपको तो सिर्फ 11 चाहिए थे। तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं। तो भैया मैं इसे एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तरह भी लिख के देता हूं आपको। इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, अगर एक साल में 19 आते हैं तो 11 आने के लिए कितना समय, समझ में आया बेटा। तो इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी आप वहीं पर जाओगे। गॉट इट, क्लियर है बच्चों। चलो ठीक है, तो चलो आप कैलकुलेटर उठाइए। सो 1 डिवाइडेड बाय 19 मल्टीप्लाइड बाय 11, तो आपके पास में आता है दोस्तों 0.578। सो भैया यहां पर आपके पास में आंसर होना चाहिए 3 इयर्स तो पूरे लगे प्लस 0.578 या 579 पकड़ लो राउंड ऑफ करके। सो टोटल आंसर विल बी 3.579 इयर्स। इतने समय में आपको आपका पैसा वापस मिलेगा। सर हमें अगर नहीं क्या आंसर मंथ में चाहिए होगा तो कोई बात नहीं बेटा, आपके फॉर्मूले में ऊपर जहां पे हमने यहां 1 लिखा है इसकी जगह पे आप 12 लिख दो तो आपको आंसर मंथ्स में मिल जाएगा। 3 इयर्स एंड कुछ मंथ। गॉट इट, आई होप यू आर क्लियर विद दिस कंसेप्ट। सो भैया आपके पास में क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 3 जो हम लोगों ने देखा इंस्टीट्यूट का, तो ठीक है ये आपके पास में एग्जाम्पल नंबर 3 कवर हुआ है। अब इंस्टीट्यूट ने उसको सप्लीमेंट में किस तरीके से दिया है वो तो आप देख सकते हैं कि ईयर वाइज उन्होंने बनाया, फिर उसको दिया, फिर टोटल क्यूमुलेटिव कॉलम अलग बनाया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे उनके पास में अप्रोक्सीमेटली उनका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3.6 इयर्स। ऑफ कोर्स 3.589 या 3.6 इयर्स रफली सेम होगा। क्लियर है गाइस। तो ठीक है बेटा, ये था आपके पास में आपका एग्जाम्पल जिसमें हम लोगों ने नॉर्मल पेबैक कैलकुलेट किया। राइट, चलिए चलते हैं जल्दी से अब हम लोग हमारे अगले प्रॉब्लम को देखने के लिए जो इंस्टीट्यूट ने ऐड किया है। और दोस्तों ये पेज नंबर 46 पे ऐड हुआ है और ये क्वेश्चन जो है ये एनपीवी मेथड से डील करेगा। सो इसके बाजू में आप चाहे तो लिख सकते हैं आपका अगला क्वेश्चन एनपीवी मेथड के लिए है। क्लियर, चलिए पढ़ते हैं फटाफट कि एनपीवी मेथड में क्या दिया गया है। लेकिन एकदम एक्सट्रीम राइट हैंड कॉलम में देखें तो इंस्टीट्यूट ने कुछ लिखा है आपके लिए कि भैया वो प्रॉब्लम क्यों ऐड किया गया। So in view of the significance of the concept of NPV in selecting or declining an investment decision, case studies in the form of practical scenarios have been discussed. तो वो कह रहे हैं कि भाई हमने थोड़े और क्वेश्चंस डिस्कस किए क्योंकि एनपीवी मेथड इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, हम और क्वेश्चंस पढ़ेंगे। वैसे तो हम कितने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी एनपीवी के बहुत सारे पढ़ चुके हैं। राइट, चलो ठीक है भाई, तो आते हैं हम लोग हमारा अगला क्वेश्चन देखने के लिए जो इंस्टीट्यूट ने दिया है, दैट इज फॉर एनपीवी मेथड। राइट, आइए देखते हैं गाइस क्या दिया है। Compute the NPV for project A and accept or reject the project cash flows shown below if appropriate cost of capital is 10%. So बच्चों आपके पास में appropriate cost of capital जो डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया गया है वो 10% का दिया गया है। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होता है वो ऐसा रेट होता है जिससे हमें कैश फ्लोस को डिस्काउंट करना होता है, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट के कैश इनफ्लोस तो फ्यूचर में आते हैं बराबर। हालांकि इन्वेस्टमेंट जो मैं करता हूं वो आज करता हूं, तो भाई अगर हम इन्वेस्टमेंट आज कर रहे हैं और इनफ्लोस फ्यूचर में आ रहे हैं तो दोनों कंपैरेबल नहीं हुए। इसलिए कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहता है कि आप फ्यूचर के इनफ्लोस को प्रेजेंट पे लाइए। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस निकालिए, उसमें से आप आउटफ्लोस को माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर जो आएगा उसे नेट प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं।
तो नेट का मतलब है नेट ऑफ करके प्रेजेंट वैल्यूज, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, यू विल गेट नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास में कैश फ्लोज दिए गए हैं। एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा, इंस्टीट्यूट ने जो आपको दिया हुआ है आंसर फॉर्मेट, वो फॉर्मेट आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, बट मैं स्टैंडर्ड सिंप्लीफाइड फॉर्मेट से आपको सॉल्व करवाऊंगा। क्लियर है गाइस? तो आपके पास में कैश फ्लो दिख रहे हैं, 0 में 75 माइनस है, 0 में 75 माइनस, ओहो माइनस का मतलब होता है भैया निगेटिव, तो ये आउटफ्लो हो गया। फर्स्ट ईयर में भी भैया हमारे पास में आउटफ्लो है, राइट। देन उसके बाद में सेकेंड ईयर में वी डोंट हैव एनी कैश फ्लोज, ठीक है। देन थर्ड ईयर में 100, उसके बाद फोर्थ ईयर में 75 एंड देन आफ्टर दैट उसके बाद हमारे पास में फिफ्थ ईयर में 50 है। तो भैया इस तरीके से हमारे पास में कैश फ्लोज अलग अलग दिए गए हैं, राइट। चलिए ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो कैश फ्लोज दिए गए हैं इसको हम टेबुलर फॉर्मेट में रखेंगे और डिस्काउंट करेंगे। चलिए आइएगा बेटा, आपको हम अलग पेज पे लेके चलते हैं और यहां पर हम लोग हमारे कैलकुलेशंस को करेंगे। सबसे पहले तो हमारा फॉर्मेट, ठीक है बच्चों, फॉर्मेट क्या होगा, सबसे पहला कॉलम होना चाहिए हमारे पास में ईयर्स, दूसरा कॉलम होना चाहिए हमारे पास में कैश फ्लोज जो भी है, देन थर्ड कॉलम होगा हमारे पास में डिस्काउंटिंग फैक्टर। चलो चलते हैं, ईयर्स, देन कैश फ्लोज, discounting factor at the rate of 10%, and then here comes the discounted cash flows, right? So year 0 1 2 3 4 5 ओवरऑल हमारे पास में 5 इयर्स का प्रोजेक्ट है और 0 ईयर आपको अलग से लिखना होता है, ठीक है। कैश फ्लोज ईयर 0 में 75, आप चाहे तो इसे माइनस में लिखे या तो आप ब्रैकेट में लिखे, ब्रैकेट इंडिकेट्स माइनस साइन, राइट। देन अगेन 75 माइनस, देन 0। क्वेश्चन में और क्या है भाई, क्वेश्चन में दिए गए हैं दैट इज 100 75 एंड 50, सो 100 देन 75 एंड 50। तो ये है बेटा आपके पास में कैश फ्लोज। अब आती है डिस्काउंटिंग फैक्टर की बात। अभी तक तो हमने क्वेश्चन से उठाकर जो रख लिया, अब यहां पर से आंसर चालू होता है, तो सब बच्चे कैलकुलेशन में ध्यान रखें। बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है, सर हम जब डिस्काउंटिंग करते हैं ना तो हमने पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स लेना चाहिए, ये कॉमन डाउट है। इतने सारे बच्चे मुझे डाउट पूछते हैं, उनका कॉमन डाउट यही होता है। और फिर मैं कहता हूं कि बेटा 3 डिजिट लो, 4 डिजिट लो, फिर बच्चों का उसमें अगला सवाल आता है, सर अगर हमने 4 डिजिट लिया और इंस्टीट्यूट का जो सजेस्टेड आंसर होगा वो 2 डिजिट के हिसाब से होगा, तो हमारा और इंस्टीट्यूट के आंसर में तो राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आएगा ना। बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, तो सर हमारा आंसर गलत तो नहीं हो जाएगा ना। बेटा देखो, राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आएगा भी तो इंस्टीट्यूट को भी ये बात पता है, ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ का जो आपके ऑप्शंस होंगे आपके पास में ए बी सी डी, जो भी ऑप्शंस होंगे बेटा, वो ऑप्शंस में जो आपके आंसर्स दिए जाएंगे वो नियरेस्ट नहीं होंगे, मतलब इतना नहीं होगा कि राउंडिंग ऑफ से आंसर बदल जाए, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट को भी उस बात का ध्यान देना चाहिए कि एटलीस्ट जो राउंडिंग ऑफ है, या तो आप क्वेश्चन में बता दीजिए कि बच्चों ने कितना राउंड ऑफ करना है। अगर इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन में ही बोल दिया प्लीज स्टूडेंट्स शुड सजेस्ट द आंसर कंसिडरिंग 2 डेसिमल फैक्टर्स, तो सब बच्चे पॉइंट के बाद में 2 3 जितना इंस्टीट्यूट कहेंगे उतना लेंगे, और इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आप 3 से 4 डिजिट तक के ले सकते हैं। क्लियर है गाइस? चलिए ठीक है, तो हम लोग यहां पर पॉइंट के बाद में 3 डिजिट पे बात करेंगे, ठीक है। चलो तो 10% से अब 0 ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर तो सब बच्चे जानते हैं कि इट इज ऑलवेज 1। देन आफ्टर दैट सो 1 डिवाइडेड बाय 1.10, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर करते जाएंगे तो आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर मिलता जाएगा बच्चों। सो पहला इक्वल टू दबाएंगे तो फर्स्ट ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर है 0.909, ठीक है। जब दूसरा इक्वल टू, अभी कैलकुलेटर के शॉर्टकट्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है। आई होप कि सभी बच्चों को कैलकुलेटर के सारे शॉर्टकट्स पता है, रेगुलर लेक्चर्स में तो सब हम लोगों ने कवर किए ही हैं, बट आपको याद होंगे ये भी हम जानते हैं, मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया आपको सब याद होंगे शॉर्टकट्स। तो भैया आप डिस्काउंटिंग फैक्टर कैलकुलेटर पे कैसे निकालते हैं मैं एक बार फिर रिवाइज करवा दूं, भले ही आपका पुराना अगर भूल भी गए होंगे। तो जब हम डिस्काउंटिंग फैक्टर लेते हैं तो कैलकुलेटर पे 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर दबाना है। 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर का मतलब है जो रेट ऑफ आपका डिस्काउंट है, हमारे इस क्वेश्चन में 10% है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 किया जाएगा। यहां पे लिख के बता रहा हूं 1 डिवाइडेड बाय 1.1
क्लियर है? तो इसको आप पहला इक्वल टू दबाएंगे तो फर्स्ट ईयर का फैक्टर, दूसरा इक्वल टू दबाओगे तो सेकंड ईयर का फैक्टर, तीसरा थर्ड ईयर का फैक्टर। दिस इज अ शॉर्टकट, राइट? सो आपके पास में बेटा इस तरीके से हमने फर्स्ट इक्वल टू दबाया तो हमारे पास में 0.909 आया। अब हम सेकंड इक्वल टू दबा रहे हैं तो भाई हमारे पास में सेकंड ईयर का 0.826 आया, थर्ड इक्वल टू दैट इज 0.751, फोर्थ इक्वल टू विल गिव यू 0.683 और फिफ्थ इक्वल टू हमारे पास में आता है बच्चों 621। तो ये है बेटा आपके पास में आपके 5 इयर्स के डिस्काउंटिंग फैक्टर्स। अब क्या करना होगा, बस मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो। देखो भैया 0 ईयर का सबको मैं बताऊंगा, ठीक है? ये देखो 75 निगेटिव है, कितना अच्छे से ओरली आ गया। चलो फर्स्ट ईयर का देखते हैं, 75 मल्टीप्लाइड बाय 0.909 तो आपके स्क्रीन पे आता है बच्चों 68.175 कैलकुलेटर पे, लेकिन ये भी माइनस में ही रहेगा। क्लियर है? अब बच्चों मैं एक और शॉर्टकट बताने जा रहा हूं। जब आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपके कैलसी पे एक मेमोरी प्लस एम प्लस नाम का फंक्शन है, तो आप क्यों ना इस फिगर को मेमोरी प्लस और मेमोरी माइनस वाले फंक्शन के थ्रू लेके चलें, ताकि आपको बाद में अलग से टोटल करने की जरूरत ना हो। डायरेक्टली आप मेमोरी रिकॉल दबा के आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर बच्चों? सो भाई आपके पास में 68.175 आप मेमोरी माइनस कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे अलग से टोटल लेना चाहते हैं तो ठीक है भैया लीजिए, कोई बात नहीं। नाउ उसके बाद में बेटा ये तो थर्ड तो 0 ही आएगा, मतलब सेकेंड ईयर का। देन उसके बाद में 100 से मल्टीप्लाई है तो ओरली आ जाएगा 75.1। देन उसके बाद में 75 मल्टीप्लाइड बाय 0.683 सो आपके पास में आंसर होगा 51.225 और लास्ट में आता है बेटा 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.621 सो आपका आंसर हो गया है 31.05। क्लियर है बच्चों? तो बेटा आपके पास में ये सभी ईयर्स के डिस्काउंटेड कैश फ्लोज आ चुके हैं, राइट? तो ये कैलकुलेट हमने कर लिया, अब इन सब की टोटल लेनी है। सो चलो भैया कैलकुलेटर पे चालू हो जाइए। आपके पास में पॉजिटिव फिगर लेंगे पहले 75.1 प्लस दूसरी पॉजिटिव फिगर है 51.225 तो ये सेकंड फिगर हो गई, प्लस थर्ड फिगर लेंगे 31.05 तो भैया आपके पास में तीनों पॉजिटिव फिगर आते हैं 157 पॉइंट समथिंग, माइनस करेंगे उसमें से हमारे पास निगेटिव फिगर 75 और फिर माइनस किया जाएगा दूसरी निगेटिव फिगर 68.175 तो आपका आंसर आता है दोस्तों 14.2 पॉजिटिव एंड योर नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव। अगर आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है तो आपने प्रोजेक्ट को क्या करना चाहिए बच्चों? आपने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव मतलब भाई मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, तो प्रॉफिट है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करिएगा, सिंपल। तो भैया इस प्रॉब्लम से हम लोगों ने एक तरीके से एनपीवी मेथड की रिवीजन की, तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, राइट? चलिए ठीक है बच्चों, चलेंगे आगे। नाउ तो यहां पे आपके पास में ये वाला क्वेश्चन जो एग्जांपल था इसका नेक्स्ट पेज पे आंसर दिया गया है और इंस्टीट्यूट का अगर हम आंसर देखें तो आता है 14.22। इंस्टीट्यूट ने सप्लीमेंट में जो आंसर दिया है 14.22 है और हम लोगों ने जो आंसर निकाला वो भी अप्रोक्सीमेटली 14.2 है। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है। तो यहां पर आपके पास में ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, यहां पे लाइन ड्रॉ कर लीजिए। चलेंगे अब हम लोग हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। कौन से क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों? नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आपके पास में क्वेश्चन पेज नंबर 47 के ऊपर दिया है, राइट? चलिए, so next example says calculate the NPV of a project which requires initial investment of 2,43,000 and it's expected to generate a net cash flow of 50,000 each month। ध्यान दो क्या लिखा है बेटा? each month मतलब कैश फ्लो हर महीने आने वाली है, ईयर वाइज नहीं है। इस क्वेश्चन में ट्विस्ट समझो, ट्विस्ट। इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन में कैश फ्लो हर साल देने की जगह हर मंथ, so you are getting cash flows every month, right? And for 12 months assume that the salvage value of the project is 0। तो भैया प्रोजेक्ट की सैल्वेज वैल्यू 0 है, अच्छी बात है। टारगेट रेट ऑफ रिटर्न 12% जो कि आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा, लेकिन ये पर एनम है। तो भैया जब आपके पास में कैश फ्लोज अगर मंथली है तो भाई आपको एक बात तो क्लियर है कि आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर भी मंथली करना होगा, राइट? चलिए ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन को बड़े ही शॉर्टकट तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि यहां पर हर साल या सॉरी हर महीने कैश फ्लो क्या है? सेम। सर आप बताओ कैसे करने का शॉर्टकट? बिल्कुल बेटा,
चलो आओ, इस क्वेश्चन में हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो जब निकालेंगे, ठीक है, ध्यान दो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो जब निकालेंगे तो यहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो एन्युटी की निकाल रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एन्युटी? एन्युटी का मतलब है हर साल सेम कैश फ्लो या हर मंथ सेम कैश फ्लो। अगर आपके पास में एवरी ईयर या एवरी मंथ कैश फ्लो सेम होती है तो उसे एन्युटी कहते हैं। और एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल स्पेसिफाइड है, बराबर। चलो, तो आपके पास में प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होगा ए, दैट इज फॉर एन्युटी, into bracket 1 plus r to the power n minus 1 divided by r into bracket 1 plus r to the power n। ये एक फॉर्मूला है जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर की देन है। या तो फिर आपको एक शॉर्टकट भी बता दूं, सर हमको तो शॉर्टकट चाहिए, क्योंकि हां मैं जानता हूं भैया बच्चे लोग शॉर्टकट के ऊपर ही ज्यादा फोकस करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एट द रेट ऑफ r परसेंटेज फॉर n टाइम्स, बराबर। चलो ठीक है, तो आपको शॉर्टकट ही देखना होगा, राइट। एन्युटी कितना दिया गया है? सर 50,000, ठीक है बेटा, एन्युटी 50,000। अब प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आई होप कि आप सभी को निकालना आता है शॉर्टकट तरीके से, लॉन्ग कट नहीं, शॉर्टकट। कैसे निकालते सर? ये लो भैया, कैसे निकालते हैं देख लो। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना होता है, कैलकुलेटर के मैं स्टेप्स बता रहा हूं। आपको 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर पहले कैलसी पे दबाना होगा, उसके बाद में फर्स्ट इक्वल टू, उसके बाद सेकेंड इक्वल टू, देन थर्ड इक्वल टू, जितने आपके पास में नंबर ऑफ एन्युटीज है उतने इक्वल टू दबाना है। और फिर उसके बाद सॉरी उसके बाद आपको जीटी दबाना है। आपके कैलकुलेटर पे जीटी नाम का बटन है, दैट इज ग्रैंड टोटल। जीटी मतलब गो टू नहीं होता है, ठीक है, वहां पे गो टू भी होता है किसी की कैलसी पे, गो टू नहीं करना है बेटा, अपने को जीटी नाम का बटन दबाना है, दैट इज ग्रैंड टोटल। तो जैसे ही आप जीटी नाम का बटन दबाएंगे, इसके स्क्रीन पे आने वाला आंसर प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कहलाएगा। हालांकि इसका लॉजिक या डेरिवेशन तो बेटा वो रेगुलर लेक्चर में ही देख सकते हो आप, लेकिन यहां पर फिलहाल आपके इस रिवीजन में एग्जाम पॉइंट्स आपको शॉर्टकट बताना जरूरी था। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालने का ये कैलसी का शॉर्टकट है। आप 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर करिए, उतनी बार इक्वल टू करिए जितनी बार आपके पास में एन्युटी है, और फिर ग्रैंड टोटल का बटन दबाइए, आपका पीवीएएफ आ जाएगा। सर करके बताओ। हाँ बेटा, चलो कैलकुलेटर पे आ जाओ। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हमारे इस क्वेश्चन में आर कितना है? सर हमारे इस क्वेश्चन में नहीं, क्या आर 12% है? गलत बात बेटा, आपके इस क्वेश्चन में आर जो है वो 12% पर एनम है। दैट इज क्या, इसका मतलब मैं कह सकता हूं 1% पर मंथ, क्योंकि भैया 12% जो है हमारे पास में वो क्या है, पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 12% है वो पूरे साल का है, हमें पूरे साल का नहीं चाहिए, हमें मंथ का चाहिए, क्योंकि कैश फ्लो पर मंथ आ रहे हैं भाई। इसीलिए आपको 12% जो 12 महीने का है उसको एक महीने के ऊपर लाना होगा। तो इसका मतलब हमारे लिए जो रेट काम का होगा वो होगा 1% पर एनम, सॉरी पर मंथ। क्लियर है बच्चों? तो भैया आपके पास में यहां पर कैलकुलेटर पे 1 डिवाइडेड बाय 1.01 करना है। 1.01 का मतलब होता है 1%। तो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर, तो यहां पे 1 प्लस 0.01 अगर आपने कर लिया तो दैट इज 1 प्लस 0 हो गया। क्लियर? चलो कैलकुलेटर उठाइएगा बच्चों। सो 1 डिवाइडेड बाय 1.01, तो ये 1 डिवाइड बाय 1.01 पहला इक्वल टू, तो भैया हमने पहला इक्वल टू दबा दिया। उसके बाद फिर दूसरा इक्वल टू, गिनती बराबर करना, दूसरा इक्वल टू हो गया। ऐसे कितनी बार करना है भैया मुझे? ऐसा मुझे 12 बार करना है। आई होप क्वेश्चन में 12 बार ही दिया है भाई। लेट्स सी, एक और बार चेक कर ले। जी हां, फॉर 12 मंथ्स क्वेश्चन में क्लियर कट गिवन है। तो चलो भैया आपके पास में 12 मंथ्स अगर क्वेश्चन में क्लियर दिया हुआ है, सो जल्दी से कैलकुलेट करें। तो 2 बार हो गया बच्चों, उसके बाद 3 बार, देन 4,
5 6 7 8 9 10 11 12। तो भैया मैंने मेरे कैलसी पे 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर करने के बाद 12 बार इक्वल टू दबा दिया। अब समय आ गया है जीटी नाम का बटन प्रेस करने का। तो भैया आप लोग क्या करेंगे, जीटी नाम का बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका स्क्रीन पे जो फिगर आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज पीवीएएफ। क्या कहेंगे बेटा उसे, पीवीएएफ। और मेरे स्क्रीन पे बेटा वो आ रहा है 11.255 और आगे भी बहुत कुछ है बट मैं 255 पे राउंड ऑफ कर रहा हूं। सो 11.255 यहां पर लाइएगा। तो शॉर्टकट में 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 11.255, चलो भैया मल्टीप्लाई करिएगा 50,000 से, तो आपके पास में आता है करीब 56,270, नहीं सॉरी 5,62,753। कितना है बेटा, दैट इज 5,62,753.8788, जिसका जो भी आ रहा है अपनी अपनी इच्छा अनुसार राउंडिंग ऑफ करके। तो आपके पास में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो तो आ गया। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कितना है बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो दिया गया है 2,43,000। क्वेश्चन को रेफर करिएगा, 2,43,000 आउटफ्लो है, आपके पास में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो आ चुका है, दोनों का डिफरेंस आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू होगा। दैट्स इट। इस क्वेश्चन में एनपीवी निकालना बड़ा बात नहीं था, खाली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो का शॉर्टकट आपके लिए नया था, वो देखना जरूरी था। क्लियर है। सो आप लोग यहां पे भैया इंस्टीट्यूट का भी आंसर देख सकते हैं। तो यहां पर इनका आंसर आया है 3,19,754 और आप लोग माइनस कर लीजिए और आप लोग देख लीजिए भैया आपका कितना आंसर आ रहा है। सो माइनस 2,43,000, तो आपका भी करीब करीब 3,19,753 अप्रोक्सीमेटली इतना आंसर आ रहा है। क्लियर है गाइस, ठीक है। तो आपके पास में फॉर्मूला वही, सब कुछ वही, बस खाली करने का शॉर्टकट करने का तरीका अलग है, राइट। चलो ठीक है बच्चों, तो आपके पास में यहां पर आपका ये एग्जाम्पल भी कंप्लीट हुआ। जल्दी से यहां पर लाइन निकालते हैं। चलो ठीक है, तो आई होप कि आपके पास में ये एग्जाम्पल क्लियर है और इसका कोई डाउट नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं, राइट। चलिए ठीक है, चलते हैं बच्चों हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल पेज नंबर 47-48 पे दिया गया है, जो इंस्टीट्यूट के हिसाब से है। देखते हैं भाई वो एग्जाम्पल क्या कहता है बच्चों। एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ $8,320,000 on plant and machinery is expected to generate a cash flow of 3,411,000, 4,070,000 and 5,824,000 and so thousand at the end of first to fourth year respectively। वही घिसा पिटा है भाई, 0 ईयर में इन्वेस्टमेंट दो, फर्स्ट 2 3 4 4 साल में थोड़े थोड़े कैश फ्लो आएंगे। ठीक है, ऐसा तो पिछले प्रॉब्लम में भी था। इस प्रॉब्लम में नया क्या है भाई, इस प्रॉब्लम में नया है स्क्रैप वैल्यू। सो भैया यहां पर आया है एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर मशीनरी विल बी सोल्ड फॉर 900,000, कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इफ द डिस्काउंट रेट इज 18%, राउंड योर आंसर टू द नियरेस्ट $1,000। सो भैया राउंड ऑफ कर देना जहां भी जरूरत पड़े। क्लियर है बच्चों। सो भैया यहां पर आपके पास में डिस्काउंटिंग फैक्टर 18% है और 4 साल के कैश फ्लो दिए हैं। सो भैया यहां पर हमारे पास में कोई एक नया वैल्यू एडिशन है, ऐसा नहीं है। अब देखो क्या है कि आपके पास में फोर्थ ईयर में स्क्रैप वैल्यू है। स्क्रैप वैल्यू तो लास्ट ईयर में ही होंगी भाई, हर साल तो हो नहीं सकती, है ना। तो लास्ट ईयर में जो आपका बिजनेस का कैश फ्लो आ रहा है बच्चों, उस बिजनेस के कैश फ्लो में आप आपकी स्क्रैप वैल्यू भी ऐड कर देना, सिर्फ फोर्थ ईयर में, मतलब कि लास्ट ईयर में, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू लास्ट ईयर ही आती है। क्लियर। तो बस वो टोटल आपके पास में आ जाएंगी, वो फोर्थ ईयर की उस टोटल को डिस्काउंट करना है। क्लियर है गाइस। सो नॉट अ बिग डील। तो आप देख सकते हैं बेटा आपके पास में यहां पर जो सजेस्टेड आंसर दिया है इंस्टीट्यूट ने, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपका जो बेस कैश फ्लो था वो 3,411, देन सेकेंड ईयर का कैश इनफ्लो, थर्ड ईयर का और फोर्थ ईयर का, ऐसे चारों साल के कैश फ्लो आपके पास में है। लेकिन सैल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू कौन से ईयर की है, फोर्थ ईयर की। तो भैया वो देखो फोर्थ ईयर में 900 रुपीज ऐड कर दिया गया। अब आपके पास में फर्स्ट ईयर में तो उतना ही है, सेकंड और थर्ड में भी कैश फ्लो सेम है, बट फोर्थ ईयर में आपके पास में 900 ऐड होके आ गए हैं। तो भैया इन दोनों का एडिशन फोर्थ ईयर में है।
अब आपको चारों साल के कैश फ्लो मिल चुके हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर 18% है, डिस्काउंट करो तो आपको मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। सो भैया यहां पे आप देख सकते हैं कि आपके पास में चारों साल, जैसे फर्स्ट ईयर का डिस्काउंटिंग रेट, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का और फोर्थ ईयर का, चारों साल डिस्काउंट किया गया, आपके पास में डिस्काउंटेड कैश फ्लोज आ चुके हैं, और जो डिस्काउंटेड कैश फ्लोज आए हैं वो टोटल है, उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर दिया और आपका एनपीवी। क्लियर है गाइस? सो भैया आपके पास में यहां पर इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन वाइज या ऐसा कुछ नया नहीं था, बस खाली स्क्रैप वैल्यू है। तो एक कंसेप्ट यहां पे इंस्टीट्यूट ने ऐड किया कि भाई स्क्रैप वैल्यू जब आती है तो लास्ट ईयर के कैश फ्लो से ऐड करना होता है। ठीक है भाई, कर देंगे और क्या। क्लियर? चलिए ठीक है। तो बेटा कैपिटल बजटिंग के इतने ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो इंस्टीट्यूट ने ऐड किए हैं, और कैपिटल बजटिंग में इंस्टीट्यूट ने एक थ्योरी कंसेप्ट ऐड किया है। ऐड मतलब वो इंस्टीट्यूट में बोला कि भैया पढ़ो, वैसे तो वो थ्योरी कंसेप्ट पहले से था ही, जो नाम है MIRR। What is MIRR? That is Modified Internal Rate of Return। ठीक है, MIRR वो कंसेप्ट है कि आपके पास में आपकी IRR का एडवांस्ड वर्जन हो जाता है, जिसमें आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना होता है। तो भैया बच्चे लोग सोच रहे होंगे सर ये तो नया नहीं है भैया, ये तो हम लोग ऑलरेडी रेगुलर लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, आपने भी पढ़ा होगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि आपको ये इंस्टीट्यूट ने बोला है तो हम इसको रिवाइज कर लेंगे, ताकि पता नहीं भैया एग्जाम में आ गया तो, है ना। चलो तो इंस्टीट्यूट क्या कहता है देखते हैं। सो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ MIRR मेथड। द मॉडिफाइड IRR रिजॉल्व्स टू प्रॉब्लम्स इनहेरेंट टू द IRR। तो भैया आपके पास में जो IRR मेथड था ट्रेडिशनल वाला, उसके दो बेसिक बड़े प्रॉब्लम्स MIRR मॉडल जो है वो सॉल्व करता है। जैसे कि मूवीज में होता है बेटा, पहले तो एक ओरिजिनल सॉन्ग होता है, फिर उसका रिमिक्स हो जाता है ना। पहले ओरिजिनल मूवी होती है, फिर उसका रिमेक आती है। वैसे ही यहां पे पहले IRR आया था, उसका रिमेक MIRR, दैट इज मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको आप मॉडिफाइड IRR भी कह सकते हो। सो भैया उसका क्या एडवांटेज है? तो भैया जो पुराना वाला IRR था उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस थे, उसको उसने ओवरकम किया। वो कौन से दो बड़े डिसएडवांटेजेस थे? पहला, ऑल कैश फ्लोज आर री इन्वेस्टेड एट द री इन्वेस्टमेंट रेट। तो ध्यान रखें, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि मॉडिफाइड IRR में आपके जो री इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो कौन से रेट पे होते हैं। तो बेटा आप इसको मार्क कर सकते हो, दैट इज री इन्वेस्टमेंट रेट पे री इन्वेस्ट होते हैं। मतलब प्रोजेक्ट चलता है, कैश फ्लोज आती है, तो वो भैया वो वही रेट पे री इन्वेस्ट होते जाते हैं। ठीक है, विच इज मोर रियलिस्टिक देन री इन्वेस्टिंग एट द IRR रेट। सो भैया IRR मेथड में IRR रेट पे री इन्वेस्ट होता है, MIRR मेथड में री इन्वेस्टमेंट रेट पे री इन्वेस्ट होता है। क्लियर? दिस मेथड ऑफ कैलकुलेशन एलिमिनेट्स द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल IRR। यह भी मैं मार्क कर रहा हूं, ध्यान रखें, एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। MIRR मेथड आपके मल्टीपल IRR के जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करता है। मतलब अगर मल्टीपल IRR आने का चांसेस होगा तो वो नहीं आने देगा। IRR जो सादा मेथड होता है उसमें तो आप जानते हैं कि भैया 1, 2, 3 अलग अलग IRR भी आ सकते हैं, अगर आप डिस्काउंटिंग फैक्टर्स दूर दूर लेंगे तो। ठीक है, मतलब आपको IRR का नॉलेज है, ये मान के हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ MIRR मेथड is potential conflict with NPV method. The reasons may be due to the difference in project scale or in the timing of cash flows. अब यह बोलना है कि जो NPV मेथड है, NPV मेथड और उसका झगड़ा किसके साथ में? MIRR मेथड के साथ में। तो भैया ये डिसएडवांटेज है कि जो MIRR मेथड है वो NPV मेथड को कॉन्फ्लिक्ट करती है। मतलब NPV मेथड कहती है पूरब, तो MIRR कहती है पश्चिम, तो पूरा पश्चिम चालू है इन लोगों का। तो भैया ये एक डिसएडवांटेज है। वैसे तो MIRR मेथड ने NPV की तरह आंसर बताना चाहिए, बट कभी कभार वो कॉन्फ्लिक्ट होता है, दोनों का आंसर अलग अलग आता है। मियाँ कह रहा है आइसक्रीम खाएंगे, बीवी कह रही है नहीं आज हम कुल्फी खाएंगे, तो भैया एक आइसक्रीम एक कुल्फी के पीछे पड़ा है। बस वैसा ही है, प्रोजेक्ट ए कह रहा है, वो कह रहा है प्रोजेक्ट बी अच्छा है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट होने का रीजन क्या है? तो भैया प्रोजेक्ट के साइजेस, उनका कैश फ्लो पैटर्न। तो भैया प्रोजेक्ट के बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो अलग अलग मेथड से अलग अलग डिसीजन देते हैं। तो भैया आपको एग्जाम पॉइंट से ये पॉइंट में ध्यान रखना है कि यहां पर इसका MIRR का डिसएडवांटेज है कि वो NPV मेथड के साथ में कॉन्फ्लिक्ट करता है। वो क्यों करता है? इसके बहुत सारे रीजन है, जिसमें से कुछ दिए गए हैं। दैट इज प्रोजेक्ट स्केल हो सकता है, कैश फ्लो की टाइमिंग हो सकती है, राइट? The problem we discussed in NPV versus IRR method. So furthermore,
If the reinvestment rate is lower than the cost of capital, there is a conflict with the basic assumption of the NPV method, which is that all expected cash flows are reinvested at the discounting rate. तो भैया ये तो वही बता रहे हैं कि कौन कौन से रीजन है इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के. एनपीवी मेथड कहती है कि रीइन्वेस्टमेंट कहाँ पे होगा, डिस्काउंट रेट पे. MIRR मेथड कहता है कि रीइन्वेस्टमेंट रेट पे. तो आखिर दोनों में डिफरेंसेस है करके कॉन्फ्लिक्ट्स है. क्लियर है गाइस? तो भैया हमारे पास में ध्यान रखना है कि एग्जाम पॉइंट से दो डिसएडवांटेजेस जो थे वो ओवरकम हुए हैं. तो एडवांटेजेस कितने हैं? दो. बताओ भैया कौन कौन से? एक तो री इन्वेस्टमेंट रेट पे री इन्वेस्ट होगा और दूसरा मल्टीपल IRR एलिमिनेट करेगा. ये दो फायदे हो गए. नुकसान एक ही हुआ है कि एनपीवी मेथड को ये कॉन्फ्लिक्ट करता है, बाकी इसके अलावा और कोई नुकसान नहीं है बच्चों. क्लियर है गाइस? चलो ठीक है बेटा. तो यहां पर आपके पास में ये MIRR का जो एडिशन था वो कंप्लीट हुआ और इसी के साथ इंस्टीट्यूट ने कैपिटल बजटिंग चैप्टर में और कोई अलग से एडिशन नहीं किया है. क्लियर है गाइस? तो यहां पर आपके पास में कैपिटल बजटिंग के जो एडिशंस थे वो डन. नाउ चलते हैं बेटा. अब यहाँ पे कलर मार्किंग आ गई है, पार्टीशन, मतलब अब अगला चैप्टर आएगा और वो अगला चैप्टर दोस्तों हमारे पास में चैप्टर नंबर 4, लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल. यू नो दैट इट्स अ कंबाइंड चैप्टर. कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भी पार्ट है और लॉन्ग टर्म सोर्सेस का भी पार्ट है उसके अंदर. सो भैया आपके पास में इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम लोगों को सॉल्व करना है. क्लियर है गाइस? चलिए आइए. सो हमारे पास में एक्सरसाइज 7 जो कि पेज नंबर 153 से लेकर पेज नंबर 156 तक के दिया हुआ है. सो 153 से 156 जो नए बुक में ऐड हुआ है. सो यहां पर बोला गया है ऑप्टिमम लिमिटेड कंपनी यूजेस ओनली डेब्ट एंड इंटरनल इक्विटी टू एनहांस इट्स कैपिटल बजट एंड यूजेस CAPM टू कंप्यूट इट्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. CAPM मेथड की तरफ जा रहे हैं. और तो और ये बोला जा रहा है कि कंपनी के पास में जो पैसे लगाए जाते हैं वो दो ही रास्ते से आते हैं, एक तो डेप्ट, दूसरा इक्विटी. अच्छा वो बता दिया. हमारे पास तो और 10 रास्ते थे. कोई भी बिजनेस में पैसा एक तो लोन का होता है या तो खुद का होता है जनरली, राइट? चलिए. कंपनी एस्टिमेट्स दैट WACC weighted average cost of capital is 12%. The capital structure is 75% debt, 25% equity. तो हमारी कंपनी में 75% होता है लोन डेप्ट का पैसा और भैया 25% हमारा खुद का इक्विटी होता है. इस तरीके से हमारा टोटल कैपिटल बनता है और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया गया है बच्चों 12%. ठीक है. नाउ बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट. ओ बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट मतलब आप समझ गए कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट को आफ्टर टैक्स करना पड़ेगा. दैट इज 12.5%. टैक्स रेट 20%. रिस्क फ्री रेट इज 6% एंड मार्केट रिस्क प्रीमियम इज 8%. सो व्हाट इज द बीटा ऑफ द कंपनी? तो भैया कंपनी का बीटा क्या होगा? तो भैया यहां पर इंस्टीट्यूट ने तो सॉल्व करके दिया है, लेकिन मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि आपका दिमाग कैसे चल रहा है. ठीक है. तो भैया दिमाग में जो थॉट प्रोसेस चल रही है वो कुछ इस प्रकार चल रही होंगी कि भैया हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बीटा कितना है, हाउ मच इज बीटा ऑफ द कंपनी. क्वेश्चन क्या पूछा है, रिवर्स सोचो. ठीक है. मैं आपको बता रहा हूं कि सोचना क्या एग्जाम में. देख के आंसर तो आप लोग निकाल लोगे, बट आंसर देख के नहीं बताना, एग्जाम में बिना देखे आपको बताना है. सो आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आएगा, व्हाट इज द क्वेश्चन, बीटा इज द क्वेश्चन. अब CAPM मॉडल यूज करके बीटा कैसा निकाला जाएगा? सो भैया हमारे पास में CAPM मॉडल के अनुसार आपके पास में रिटर्न ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू, रिटर्न ऑफ इक्विटी बोलिए या कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलिए, बात तो एक ही है. रिटर्न ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इनटू RM माइनस RF. दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्मूला. तो भैया आपका जो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इसके CAPM का आंसर निकाला जाता है, राइट? अब यहां पर आपका क्वेश्चन कौन सा है बेटा? ये है बीटा, जिसको मैंने येलो मार्क कर दिया. ये आपका क्वेश्चन है. तो आपके पास में बाकी चीजें देखो जरा, आप क्वेश्चन से रख सकते हैं क्या? रिस्क फ्री रेट इज गिवन टू यू. रिस्क फ्री रेट हमारे पास में 6% का दिया है बच्चों. तो भैया हम बीटा की जगह पे रिस्क फ्री रेट की जगह पे 6% रखेंगे. ठीक है. बीटा हमें नहीं पता, वही तो हमारा सवाल है भाई, निकालना है. अब बारी आती है RM माइनस RF. अब RM अलग से नहीं दिया है, बट हाँ मार्केट रिस्क प्रीमियम जरूर दिया है. मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया गया है बच्चों 8%. दैट मीन्स RM माइनस RF दोनों का डिफरेंस होता है. ठीक है. तो भैया RM माइनस RF डायरेक्टली दिया गया है 8%. सारी चीजें तो मिल गई,
लेकिन अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको रिटर्न ऑन इक्विटी भी तो चाहिए। अब ये कहां से लाओगे? क्वेश्चन में रिटर्न ऑन इक्विटी दिया ही नहीं है, तो ये आप लाओगे कहां से बच्चों? यू डोंट हैव रिटर्न ऑन इक्विटी, सिंपल। जब आपके पास में रिटर्न ऑन इक्विटी है ही नहीं, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप यहां पे रुक गए। अब आपको पहले रिटर्न ऑफ इक्विटी निकालना होगा, तो चलो भैया चल के रिटर्न ऑफ इक्विटी निकाला जाए। सो भैया यूजिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो आप पहले तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यूज करिए। तो भैया आपके पास में होता है सोर्स, देखो भैया फॉर्मेट बता रहा हूं, पैसा एक तो इक्विटी से आएगा या तो फिर डेब्ट से आएगा, ठीक है। उसके बाद दोनों का होता है वेट, तो भैया हमारे पास में 0.25 वेट है इक्विटी का, 0.75 वेट है किसका? डेब्ट का। सर ये कहां से आया? बेटा ये क्वेश्चन में दिया है कि अगर आपके पास में 1 रुपए का कैपिटल हो तो उसमें से 25 पैसा 25% इक्विटी का और 75% डेब्ट का होता है, राइट। अब मैं वेट को मल्टीप्लाई करूंगा इन लोगों के एक्सपेक्टेड रिटर्न या के से, जो भी आप कहो, तब जाके इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वेट इनटू के अगर हम करते हैं, तब जाके हमारा आंसर आता है 12%, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। सो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑलरेडी गिवन टू यू 12%। तो भाई हमारे पास में अब ये जो आर है या के है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो कहां से लाओगे? ये तो हमें रिटर्न ऑफ इक्विटी नहीं पता, ये हमारा इस क्वेश्चन का बैलेंसिंग फिगर होगा, मतलब यहां का। कॉस्ट ऑफ डेब्ट पता है क्योंकि 12.5% है, तो भैया हम यहां पे 12.5% मल्टीप्लाइड बाय 20% टैक्स काट दो, तो भैया 0.8 करना ना भूले। बच्चे अक्सर ये भूल जाते हैं यार, अगर आप 12.5% का इंटरेस्ट दे रहे हो तो 20% का टैक्स बेनिफिट भी तो मिल रहा है आपको डिडक्शन के रूप में, तो आपके जेब से जाने वाला इंटरेस्ट नेट ऑफ सिर्फ 80%, कहने का मतलब 0.8 से मल्टीप्लाई करिएगा। क्लियर है गाइस? चलो आइए कैलकुलेट करते हैं बच्चों। अब वैसे 0.8 से मल्टीप्लाई करके, सो 12.5 इंटू 0.8 इट विल बी 10। तो आपके पास में बेटा कॉस्ट ऑफ डेब्ट 10% है लगभग, राइट। चलो मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला मल्टीप्लीकेशन होगा भाई हमारे पास में इन दोनों का, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं पता, बराबर, और वो 0.25 है, तो भैया यहां पे हम लोग लिख देंगे 0.25 टाइम्स रिटर्न ऑफ इक्विटी, और यहां पे 10 इंटू 7 मतलब 0.75 है, तो भैया यहां तो हमारे पास में आ जाएगा दैट इज 7.5%। अब दोनों की टोटल 12 होती है, सो भैया 0.25 रिटर्न ऑफ इक्विटी प्लस 7.5% इज इक्वल्स टू 12%। तो भैया इसका मतलब हो गया है 0.25 रिटर्न ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू 12 में से 7.5 चले गए बच्चों 4.5। सो भैया हमारे पास में 4.5 या तो 0.45 ले लीजिए डिवाइडेड बाय 0.25, तो हमारे पास में कॉस्ट ऑफ इक्विटी आता है, दैट इज रिटर्न ऑफ इक्विटी आता है बच्चों 18%। कितना आ रहा है? रिटर्न ऑफ इक्विटी आता है बच्चों 18%। तो आपके पास में कैलकुलेटर पे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से रिवर्स वर्किंग करके पहले आपको वेटेड एवरेज कैपिटल यूज करना था और इक्विटी का रिटर्न निकालना था। सर इंस्टीट्यूट ने भी यही किया है क्या? अब वो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है भाई, क्योंकि आपके पास में क्वेश्चन में डाटा ही नहीं है। अब जो चीज मैंने आपको टेबल बना के समझाई, इंस्टीट्यूट ने इस तरीके से प्रेजेंट किया है, और आप देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूट का भी आंसर रिटर्न ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू 18% आ रहा है। दिख रहा है बेटा आपको? तो इंस्टीट्यूट ने बस रनिंग करके उसको रनिंग वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में लिखा है, अपन ने उसको टेबल बना के डील किया। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट हाउ यू हैव गॉट द रिटर्न ऑफ इक्विटी। तो बैलेंसिंग फिगर है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है इक्विटी और डेब्ट का वेटेड एवरेज कॉस्ट। अब मेरे पास में डेब्ट का वेट है, उसका के है, लेकिन इक्विटी का वेट है बट के नहीं है, तो भैया वो के मुझे बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ा, जो कि आया है 18%। अब आपके पास में बच्चों 18% आया है, ऊपर चलेंगे सीएपीएम के फॉर्मूले में जो हमने लिखा था, यहां पर आपके पास में अब आपका जवाब आपको मिल गया है 18% का, तो यहां पर 18% रखिए, और अब आप यहां पर बीटा निकालने के लिए सक्षम है,
सो भैया बीटा कैसे निकालेंगे? सो 18 में से 6 चले गए भैया, 12% इज इक्वल्स टू बीटा मल्टीप्लाइड बाय 8%. So therefore beta is equals to 12 divided by 8, that becomes 1.5 times. तो आपका फाइनल आंसर जो बीटा का आता है बच्चों, वो आता है 1.5 टाइम्स. क्लियर है गाइस? तो आपके पास में देख सकते हैं आप लोग आंसर. तो इंस्टीट्यूट ने जो आंसर दिया है आप नेक्स्ट पेज पे दिखेगा आपको, दैट इज 1.5 टाइम्स. सर इंस्टीट्यूट ने ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों दिया? अच्छा है ना, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सप्लीमेंट में दे दिया, एग्जाम में आया तो हम निकाल सकते हैं. इस क्वेश्चन के द्वारा दो कंसेप्ट टेस्ट किए गए हैं, एक सीएपीएम का फॉर्मूला भी और एक बच्चों का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का कंसेप्ट. जो बच्चों को डब्ल्यूएसीसी निकालना नहीं पता वो बीटा कैसे आगे निकाल पाएगा. सो भैया बीटा निकालने के लिए उन्होंने आपको रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो मिसिंग कर दिया. अब रिटर्न ऑन इक्विटी पहले निकालना पड़ा, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, बीटा निकाल सकते हो. क्लियर है गाइस? आधे बच्चे एक सवाल सोच रहे हैं मन में, सर ये फॉर्मूला इंस्टीट्यूट ने जो दिया है ये कहां से आया? अरे बेटा वो वेटेड एवरेज है, वो फॉर्मूला नहीं, वो स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट है. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज बीटा, वेटेड एवरेज रिटर्न, वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन, वेटेड एवरेज. तो वेट के हिसाब से एवरेज लेने का, सिंपल. तो भैया तेरा वेट इंटू तेरा जो के है प्लस मेरा वेट इंटू मेरा के, तो डेब्ट और इक्विटी का दोनों का टोटल, दैट बिकम्स डब्ल्यूएसीसी. क्लियर है गाइस? चलो ठीक है. तो बेटा ये था आपके पास में एक्सरसाइज नंबर 7. मुझे ये क्वेश्चन अच्छा लगा, मतलब एग्जाम पॉइंट से इंस्टीट्यूट घुमा सकता है, ग्रिल कर सकता है आपको. इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क करोगे तो चलेगा. सर इसके पहले के नहीं, तो इसके पहले के बड़े इजी थे, बहुत उसमें कोई नई बात नहीं थी, बट ये क्वेश्चन एग्जाम के दिन रिवाइज जरूर करिएगा मेरे बच्चों. क्लियर है? चलिए ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 8. एक्सरसाइज नंबर 8 बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और एक्सरसाइज नंबर 9 ये भी बड़ा ही आसान क्वेश्चन है. दोनों ही क्वेश्चन में हमें कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस पूछा है, जो एक बड़े ही बेसिक फॉर्मूले से आता है. सो आपके पास में 10% इररेडीमेबल डिबेंचर्स दिए गए हैं 10,000 रुपए के. कंपनी जो है 50% टैक्स ब्रैकेट में है बच्चों. कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कैपिटल एट पार, डिस्काउंट एंड प्रीमियम. तो भैया 10,000 रुपए के ऊपर 10% से इंटरेस्ट कितना होता है? तो भैया 10,000 रुपए के ऊपर 10% से इंटरेस्ट होता है 1,000 रुपए, और आपका जो टैक्स है वो 50% है. तो भैया 500 रुपए गए तो आपके पास में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 500 ही बचता है. तो आपको बताना क्या है, 500 डिवाइडेड बाय 10,000 पार पे है तो डिवाइडेड बाय डिस्काउंट पे है तो वो माइनस करके, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा. आप डायरेक्टली 500 को डिवाइड करिए या पूरा 1000 से डिवाइड करके बाद में 50% से मल्टीप्लाई करो. तो भैया आपके पास में यहां पर पहले वाले केस में दैट इज 1000 का बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय 10,000, फिर आखिरी में टैक्स रेट से 1.5. सेम वे यहां पर आपके पास में डिस्काउंट है तो 9,000 हो गया, प्रीमियम है तो 11,000 हो गया. सिंपल. चलो ठीक है. सेम वे एग्जांपल नंबर 9, यहां पर आपके पास में जो डिबेंचर्स है वो रेडीमेबल है. तो रेडीमेबल वाले केसेस में फॉर्मूला जो होता है वो मैं डिस्कस कराना चाहूंगा. चलो आओ सब बच्चे देखेंगे. अ फर्म इशूड, ये क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज 9 है इसको बड़ा ही इजी है, इसको अगर आप थोड़ा स्किप भी करोगे तो भी चलेगा, बट ठीक है बेसिक है. 9 देखते हैं. अ फर्म इशूड 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 5% डिस्काउंट. इसका मतलब भैया हमने जो इशू किया है, नेट प्रोसीड्स जो हमें मिला है वो मिला है 95, क्योंकि आपका डिबेंचर 100 का था, आपने इशू किया 5% डिस्काउंट में, तो आपको तो पैसे 95 ही मिले हैं कंपनी को, राइट. द डिबेंचर्स आर रेडीमेबल एट द एंड ऑफ 10th ईयर, मतलब भैया एन मिल गया, 10 साल का टाइम दिया गया रिडम्पशन के लिए. फेस वैल्यू तो 100 है ही. टैक्स रेट इज 50%, तो टैक्स है भैया हमारे पास में 50% या 0.5 बोल लो. कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेब्ट. क्लियर. चलिए अब कॉस्ट ऑफ डेब्ट अगर मुझे निकालना है तो भैया ये हम कैसे निकाले, तो आपके लिए फॉर्मूला हम प्रस्तुत करते हैं. कॉस्ट ऑफ रेडीमेबल डेब्ट इज इक्वल्स टू I इंटू 1 माइनस टी प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N वोल डिवाइडेड बाय RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2. इस तरीके से आपका ये रेडीमेबल डिबेंचर का फॉर्मूला है.
सर हमको तो फॉर्मूले याद ही नहीं रहते। बेटा फॉर्मूले तो याद रखना पड़ेगा, राइट। आय बोले तो इंटरेस्ट, तो भैया 100 रुपीज का फेस वैल्यू है, उसके ऊपर एग्जाम में मतलब क्वेश्चन में बोला गया है 10% डिबेंचर, ठीक है। तो 10% का इंटरेस्ट हुआ, तो 100 रुपीज पे 10% कितना होता है, 10 रुपीज। टैक्स रेट क्वेश्चन में कितना है भाई, हमारे पास में टैक्स रेट 50% दिया गया है, तो चलो भैया इसको 1 माइनस 0.5 लिखा जाए। तो भैया आपने क्या कर लिया, I इंटू 1 माइनस टी कर लिया, प्लस नाउ व्हाट इज आरवी, आरवी मतलब रिडम्पशन वैल्यू, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है मतलब रिडम्पशन पार पे होने वाला है, तो भैया 100। नेट प्रोसीड्स आपको आज कितने पैसे मिले, 95। ये 5 रुपए का जो आपका नुकसान है, बराबर, ये जो आपके पास में आपका 5 रुपए का नुकसान है, ये आप कितने साल में डिवाइड करेंगे, 10 साल में। वोल डिवाइडेड बाय एवरेज ले लीजिए, सो 100 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर, चलो कैलकुलेटर उठाया जाए बच्चों। सो आपके पास में यहां पर आता है पहले तो 5 प्लस आखिरी में हो जाएगा ये 0.5, वोल्ट डिवाइडेड बाय उनका एवरेज 97.5। सो 5.5 डिवाइडेड बाय 97.5, योर आंसर शुड बी दैट इज 0.0564 या उर्फ 5.64%। तो आपका आंसर होना चाहिए बच्चों 5.64%। क्लियर है, चलिए ठीक है। तो आपके पास में यहां पर इंस्टीट्यूट का आया है आंसर, दैट इज हाउ मच, 5.385 अप्रोक्सीमेटली इंस्टीट्यूट ने आंसर लिया है। सो वो डिफरेंट है, वो इसीलिए क्योंकि जो टैक्स रेट है इंस्टीट्यूट ने वो सबसे लास्ट में मल्टीप्लाई किया है, मतलब जो टैक्स रेट 50% का है वो 1 माइनस टी के ऊपर ना लगा के, मतलब सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर नहीं, कैपिटल लॉस के ऊपर भी लगा दिया। सो भैया यहां पर अगर आप ये 0.5 वाला जो है न लगाकर सीधा आप इंटरेस्ट के ऊपर लगाएंगे तो आपका आंसर भी वही आएगा जो हमने सॉल्व किया है। अब बच्चे लोग ये सोच रहे हैं कि सर हमने एग्जाम में कौन सा करना, ये वाला करना या जो आप बता रहे हो। भाई एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने ही उनके मॉड्यूल में कहीं स्टडी मटेरियल में और जगह सजेस्ट किया है ये वाला फॉर्मूला। सो भैया आपको ये फॉर्मूले के हिसाब से चलना होगा। इस फॉर्मूले के हिसाब से जो टैक्स रेट है वो लगता है यहां पर, दैट इज I इंटू 1 माइनस टी, और इंस्टीट्यूट ने जो अभी सप्लीमेंट में लिखा है वहां पर उन्होंने इंटरेस्ट यहां लगा दिया 0.5, 1 माइनस टी, सबसे लास्ट में जो कि नहीं होना चाहिए वो यहां होना चाहिए। क्लियर है बच्चों, तो आपके पास में मेरा सजेस्टेड आंसर जो रहेगा वो ये रहेगा जो मैंने आपके सामने रखा है। क्लियर है गाइस, चलो ठीक है, तो आपने इसे फॉलो करना चाहिए। चलो चलते हैं भाई आगे हम लोग और इसी के साथ यहां पर ये 3 क्वेश्चन के बाद ये वाला जो चैप्टर है लॉन्ग टर्म कैपिटल सोर्सेस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये भी कंप्लीट हुआ। तो भैया यहां पर हमने जो देखा इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चंस ऐड किए हैं वो कौन कौन से चैप्टर में किए हैं, कैपिटल बजटिंग वाले हो गए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले हो गए। अब अगला चैप्टर आपके पास में है दोस्तों, वो है लेसन नंबर 6, दैट इज डिविडेंड पॉलिसी। तो भैया अब हमें जो क्वेश्चंस आगे के देखने होंगे वो देखने होंगे डिविडेंड पॉलिसी से जुड़े हुए। अब डिविडेंड पॉलिसी वैसे तो एग्जाम पॉइंट से बड़ा ही इजी चैप्टर है, वेरी इजी टॉपिक, उसमें वॉल्टर मॉडल होता है, गॉर्डन है, एमएम अप्रोच है। तो अब देखते हैं इंस्टीट्यूट ने डिविडेंड पॉलिसी के ऊपर कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करवाना जरूरी समझा। सो भैया हमारे पास में अगर हम देखें तो सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने है, द अर्निंग्स पर शेयर ऑफ अ कंपनी आर and the rate of capitalization applicable to the company is 10%। तो भैया हमारे पास में इस क्वेश्चन में आपका जो अर्निंग्स पर शेयर है वो डाटा मिसिंग है। यहां पे बोला गया है अर्निंग्स पर शेयर आर के बाद में यहां पर इंस्टीट्यूट ने नहीं बताया कि क्या है। सो भैया यहां पर आपको ध्यान में रखना है, इसमें आपको जो चीज ऐड करनी है वो क्या है। सो भाई आपका जो यहां पर ऐड होने वाला है 8 रुपीज, यहां पे एक मिसप्रिंट है इंस्टीट्यूट का, ध्यान रखेंगे। अर्निंग पर शेयर क्वेश्चन में आर बोलने के बाद छोड़ दिया सप्लीमेंट में, वहां पे 8 रुपीज आप लिखिएगा, ठीक है। देन उसके बाद में आपके पास में दोस्तों आएगा द रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन इज 10%, मतलब भाई आपके पास में जो के है वो 10% है, दिया गया है क्वेश्चन द्वारा। नेक्स्ट, द कंपनी हैज बिफोर रिटन ऑप्शन ऑफ
adopting a payout ratio of 25% और 50% और 75%। लो भैया पे आउट रेशो, तीन टाइप के पे आउट्स हमारे पास में ऑप्शंस में दिए गए हैं। यूजिंग द वॉल्टर्स मॉडल फॉर्मूला ऑफ डिविडेंड पे आउट, कंप्लीट द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर्स इफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ रिटेन अर्निंग्स। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है आपके पास में जो रिटर्न इन्वेस्टमेंट है। सो प्रोडक्टिविटी ऑफ द रिटेन अर्निंग्स आर 15%, 10% एंड 5%। तो भैया आपके पास में इस क्वेश्चन को आपको 9 बार सॉल्व करना है। 9 बार का मतलब एक ही फॉर्मूला, वॉल्टर मॉडल का ही फॉर्मूला दोस्तों, लेकिन एक ही फॉर्मूला 9 बार लगाना है, क्योंकि आपके पास में 3 अलग अलग केसेस के पे आउट है और हर केस पे आउट के अंदर 3 अलग अलग आपके पास में आर दिए गए हैं, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो भैया आपके पास में अलग अलग करके सॉल्व करना होगा। तो 9 की 9 सेम है। तो हमने यहां पर एग्जाम पॉइंट से जो रिवीजन करनी है वो क्या, वो ये है कि पहले वॉल्टर का फॉर्मूला जरा आप देख लीजिए। भैया वॉल्टर मॉडल ने कहा है कि अगर आप थ्योरेटिकल प्राइस चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला है डी प्लस आर इंटू ई माइनस डी अपॉन के वोल डिवाइडेड बाय के। इस फॉर्मूले से वॉल्टर कहता है कि भाई आप क्या निकाल सकते हैं, मार्केट वैल्यू थ्योरेटिकली। ऑफ कोर्स थ्योरेटिकल मार्केट वैल्यू की ही बात चल रही है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो भैया डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन से आती है। सो भैया आपके पास में थ्योरेटिकल वैल्यू निकलना पॉसिबल है, और थ्योरेटिकल वैल्यू इस फॉर्मूले से निकलेंगी। थ्योरेटिकल मार्केट वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में आपको डाटा रखना है अलग अलग 9 बार, 9 टाइम्स, राइट। तो भाई एक एक करके आप डाटा रख सकते हैं। हम सबसे पहले फर्स्ट केस करेंगे, और फर्स्ट केस का आंसर कैसे आता है, उसमें कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए, मैं आपको पहले वो एक्सप्लेन करूंगा। सो भैया आपके पास में पहला केस है 25% का डिविडेंड पे आउट रेशो, और आर दिया गया है 15%। तो चलो भैया इसी के साथ आपके पास में इंफॉर्मेशन रखी जाए। तो भाई इंफॉर्मेशन ऐसी है कि आपका डिविडेंड कितना होगा। डी डिविडेंड 8 रुपए का अर्निंग पर शेयर है और 25% का पे आउट है। इसका मतलब डिविडेंड होता है भाई 2 रुपए का, बराबर। एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन हम लेंगे। तो ए इंफॉर्मेशन आ गई, देन बी दूसरी इंफॉर्मेशन, पहले तो डिविडेंड आ गया, उसके बाद हमारे पास में दिया गया है आर, रिटर्न ऑन अर्निंग्स। तो भैया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलो या रिटर्न ऑन अर्निंग्स बोलो, तो भैया आपके पास में क्वेश्चन में पहला केस जो इंस्टीट्यूट कहता है वो करो भैया 15% के हिसाब से। तो ठीक है भाई, आर 15% हो गया फर्स्ट केस में। देन उसके बाद में आता है हमारे पास में अर्निंग्स पर शेयर ई, तो वो है 8 रुपीस। देन उसके बाद में हमारे पास में डिविडेंड पर शेयर वो तो 2 रुपए आ चुका। के कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 10%। अब ये 4 इंफॉर्मेशन के साथ आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। सो प्राइस इज इक्वल्स टू डी, डी कितना है भाई 2 रुपए, प्लस आर कितना है 15%, 15% को 0.15 लिखोगे तो भी चलेगा बच्चों, इनटू ब्रैकेट अर्निंग्स दिया गया है 8 रुपीस, माइनस आपके पास में डिविडेंड दिया गया है 2 रुपए, वोल डिवाइडेड बाय आपके पास में जो आपका के दिया गया है, और वो के दिया गया है 0.10, वोल डिवाइडेड बाय 0.10। तो भाई अब आप इसको सॉल्व करिएगा कैलकुलेटर पर। कैलकुलेटर पर आपके पास में इसको वर्कआउट करेंगे। सबसे पहले आपको 8 माइनस 2 कितना हो गया बेटा, 6 लेना है कैलसी पे, मल्टीप्लाइड बाय पहले 0.15 करिएगा, तो भैया मल्टीप्लाइड बाय 0.15 हो गया, तो आपके पास में न्यूमरेटर निकल गया। डिवाइडेड बाय 0.10 करिए, सो डिवाइडेड बाय 0.10, सो दैट बिकम्स 9। उसमें अब आप प्लस करेंगे अलग से 2 रुपीस, सो प्लस 2, एंड देन यू विल डिवाइडेड बाय 0.10, सो आपके पास में आंसर आएगा दोस्तों 110, 110 रुपए का आपका आंसर है। सो भैया आपके पास में पहला केस हमने सॉल्व कर दिया। सर एग्जाम में ऐसे 9 केस नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि आपके पास में 1 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है, तो ऑफ कोर्स सीधी बात है 9 अलग अलग केसेस आपको नहीं पूछेंगे, ये तो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो भैया मैंने आपको एक केस सॉल्व करके बता दिया है, ऐसे ही इंस्टीट्यूट ने 9 केस सॉल्व किए हैं। तो बस हर बार क्या चेंज हो रहा है, डाटा। जैसे अगर 25% का पे आउट रेशो है, अगर ये 50% हो जाएगा तो भैया डिविडेंड होगा 4 रुपीस।
अगर ये 100% 75% हो जाएगा तो डिविडेंड होगा 6 रुपीज। बस इस कदर डाटा चेंज होगा। आर आपके पास में 15% की जगह पे चेंज हो जाएगा, कभी 10%, फिर उसके बाद चेंज हो जाएगा 5%। ये अलग अलग चेंज हो सकता है, जैसे जैसे डाटा चेंज होगा आंसर बदलता जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो चलो ठीक है, हमने एक केस तो सॉल्व कर दिया है, उसका आंसर आ रहा है 110। अब देखते हैं भाई हमारे पास में इंस्टीट्यूट ने सॉल्व किया है केस 1, और केस 1 में भी उनका आंसर आ रहा है 110 रुपीज। देख सकते हैं बच्चे आप लोग? चलो ठीक है सर, ये बाकी के केस हम लोग सॉल्व करेंगे ऑफकोर्स, नेकी और पूछ पूछ, क्योंकि उसमें सारी चीजें सेम है। ठीक है बेटा? तो आपके पास में अगले 2 पेजेस में जो सॉल्व करके दिया है इंस्टीट्यूट ने, 2000 सेम अलग अलग 9 केसेस में सॉल्व हुआ है। क्लियर है गाइस? चलो ठीक है बेटा, तो ये पहला क्वेश्चन डिविडेंड पॉलिसी का जो इंस्टीट्यूट ने प्रैक्टिस करवाना चाहा सप्लीमेंट द्वारा। अब डिविडेंड पॉलिसी का अगला क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने ऐड किया है, आइए देखते हैं। एक्सरसाइज 8 के नाम से, जो पेज नंबर 214 और 215 की पेशकश है। सो क्वेश्चन ऐसा है, पिनाकल मिल्स लिमिटेड हैज अ प्रेजेंट आउटस्टैंडिंग 50,000 शेयर्स सेलिंग एट 100 रुपीज। तो भैया पिनाकल के पास में बोला गया है कि टोटल कितने शेयर्स है, 50,000 शेयर्स, और एक शेयर मार्केट में कितने पे चल रहा है, 100। सेलिंग एट मतलब मार्केट में वो रेट चल रहा है। ठीक है? द कंपनी इज कॉन्टेम्पलेटिंग टू डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 5 पर शेयर एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। बोला गया है कंपनी ये सोच रही है कि वो क्या करना चाहता है, डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहता है 5 रुपए पर शेयर का एट द एंड ऑफ करंट ईयर। ठीक है भाई? द कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ द कंपनी इज 10%। तो आपके पास में के भी मिल गया है भाई 10% के हिसाब से, बरोबर बच्चों? सो के इज गिवन एज 10%। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि कैपिटलाइजेशन रेट को ही के कहते हैं। सो भैया बच्चे लोग के रट्टा मारते हैं, ऐसा नहीं। कैपिटलाइजेशन रेट इज कंसेप्चुअली कॉल्ड एज के, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट? सो नेक्स्ट, द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स टू अर्न इनकम ऑफ 5 lakhs एंड डिसाइड्स टू इन्वेस्ट ₹10 lakhs in a project. Show the price of the share at the end of year if dividend is declared and if dividend is not declared. Also calculate the number of shares which company must issue to raise the needed funds. तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आप समझ गए, ये क्वेश्चन MM मॉडल के ऊपर है, लेकिन बाजू में इंस्टीट्यूट कहता है कि गॉर्डन मॉडल होगा, बट ऐसा गॉर्डन नहीं है बेटा, ये MM मॉडल का क्वेश्चन है। ठीक है? इसको MM मॉडल के हिसाब से ही सॉल्व करना होगा, राइट? सर हम पहले खुद सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बेटा हम लोग खुद सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन की गिवन इंफॉर्मेशन को हम लोग एक लाइन से लगा देते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो शेयर्स दिए गए हैं आउटस्टैंडिंग, राइट? और 100 रुपए का एक शेयर। चलो आओ एक एक करके सारे इंफॉर्मेशन को रखे बच्चों। सो आपके पास में नंबर ऑफ शेयर्स जो दिए गए हैं n इज इक्वल्स टू 50,000 शेयर्स। कितने दिए बेटा? 50,000 शेयर्स। उसके बाद में आज की जो प्राइस चल रही है उसे P0 कहते हैं। तो P0 कितना है बेटा हमारे पास में? 100 रुपीज पर शेयर एक दिया हुआ है। देन उसके बाद हमारे पास में के कैपिटलाइजेशन रेट दिया गया है बच्चों 10%। देन कॉन्टेम्पलेटिंग अ डिविडेंड ऑफ, मतलब हम सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि हम डिविडेंड कितना देंगे, और क्वेश्चन में दिया गया है कॉन्टेम्पलेटिंग अ डिविडेंड ऑफ 5 रुपीज, और हमारी इनकम है 5 लाख, इन्वेस्टमेंट है 10 लाख। तो भैया हमारे पास में 5 रुपए पर शेयर का हम लोग प्लान कर रहे हैं कि डिविडेंड देंगे। उसके बाद हमारे पास में हमारी टोटल इनकम होने वाली है 5 लाख रुपीस। हमारे पास में जो इन्वेस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, इसको जरा अल्फाबेट्स को मैं चेंज कर दूं बच्चों। अर्निंग्स है 5 lakhs और इन्वेस्टमेंट्स है 10 lakhs। दिस इज गिवन इन क्वेश्चन। मैंने अभी तक कोई फॉर्मूला लगाया नहीं, जो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है मैं खाली उसे सामने रख रहा हूं आपके। ठीक है? नाउ अब आपको बताना है कि भैया अगर हमारे पास में डिविडेंड दिया जाए तो क्या, डिविडेंड ना दिया जाए तो क्या। ठीक है? चलो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम देंगे P1 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है MM के हिसाब से P0 1 प्लस KE माइनस D1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्राइस एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। देखो बच्चों MM अप्रोच के 3 स्टेप्स दिए हुए हैं। अगर आपको रिवाइज करना है तो मैं बता दूं, MM अप्रोच के 3 स्टेप होते हैं। एक होता है P1, दूसरा होता है N1 नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, और तीसरा होता है वैल्यू ऑफ द कंपनी, राइट? अब इस क्वेश्चन में हमें 2 ही पूछे हैं,
एट द एंड ऑफ द ईयर प्राइस क्या होंगी बताइए, मतलब P1 पूछा है। और फिर बोला है कि नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, ठीक है भैया वो बाद में निकालेंगे, लेकिन कम से कम P1 पूछा वो तो निकाल लें। तो भैया P1 दो केसेस में होगा। केस 1, अगर हम लोग डिविडेंड पे करते हैं तो क्या, और दूसरा डिविडेंड नॉट पेड, अगर हम डिविडेंड पे नहीं करते हैं तो क्या। तो चलो भैया फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो। P0 आज की प्राइस तो दी गई है, तो भैया यहां पर 100 रुपीज लिखेंगे, यहां पर भी 100 रुपीज। P0 सेम है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें दिया गया है 10%, तो भैया 1.10 से मल्टीप्लाई होगा, यहां पर भी 1.10 से मल्टीप्लाई होगा। फिर हम माइनस करेंगे D1। जब हम डिविडेंड देंगे तो हम 5 रुपए माइनस करेंगे, जब हम डिविडेंड नहीं देंगे तो हम 0 रुपीज माइनस करेंगे। आई होप यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन डिविडेंड पेड एंड नॉट पेड, राइट। अब इसे सॉल्व करते हैं। सो 100 इंटू 1.1 110, उसमें से 5 गए तो आपके पास में प्राइस होता है 105 रुपए पर शेयर, और जब हम डिविडेंड नहीं देंगे तो प्राइस होगा 110 रुपए पर शेयर। तो भैया आपके पास में जो दो क्वेश्चंस पूछे गए थे कि कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द शेयर इफ डिविडेंड इज पेड, इफ डिविडेंड इज नॉट पेड, वो हमारे पास में आ गया है रेडी। क्लियर है गाइस, ठीक है। तो बेटा हमारे पास में ये आ गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन उसी में पूछा गया है, ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स। देखो जो जो क्वेश्चन के आंसर निकल गए मैं येलो मार्क कर दूं। शो द प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड। यहां तक के सवालों के जवाब हम दे चुके हैं। दूसरा, ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स विच कंपनी मस्ट इशू टू रेज द फंड्स। तो भैया बताओ हम लोगों ने कितने शेयर्स इशू करने चाहिए। चलिए आइए अब हम आपको दूसरे स्टेप का फॉर्मूला बताएंगे, N1 नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, और इसका फॉर्मूला है दोस्तों दैट इज I माइनस इंटू ब्रैकेट E माइनस डिविडेंड डिवाइडेड बाय P1। एक साल बाद, मैं इसका लॉजिक भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक साल बाद हमें कितने शेयर्स इशू करना है। तो भैया एक साल बाद हमें कितने शेयर्स इशू करना है, देखो भाई जितना मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, मुझे तो टोटल 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है भाई, तो यहां पे 10 लाख रुपए लिख रहा हूं क्योंकि इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इज 10 लाख। लेकिन पूरा 10 लाख रुपए नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास कुछ पैसा है। मैंने कमाया कितना भैया, मैंने कमाया है 5 लाख रुपया, तो भैया मैं यहां पे लिख रहा हूं अर्निंग्स की जगह पे 5 लाख रुपए। लेकिन जो मैंने कमाया है उसमें से मैं कुछ डिविडेंड दूंगा एट द रेट ऑफ 5 पर शेयर, ठीक है। तो हाउ मेनी शेयर्स वी हैव 50,000 शेयर्स, और एक शेयर पे अगर हम 5 रुपए का डिविडेंड देंगे तो टोटल 2.5 लाख का डिविडेंड जाएगा। तो भैया मैंने 5 लाख कमाया था, उसमें से मैं 2,50,000 माइनस करूंगा, तो मैंने 5 लाख कमाया, उसमें से 250 माइनस हो गए तो 250 बचे हैं। सो हाउ मच मनी इज अवेलेबल इन माई पॉकेट, 2,50,000 इज अवेलेबल, बट मुझे इन्वेस्टमेंट तो 10 लाख का करना है। तो भैया दोनों का डिफरेंस 10 लाख मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, 2.5 लाख मेरे पास है, दोनों का डिफरेंस 7.5 लाख इज माय शॉर्टफॉल, जो मैं मार्केट रेट पे नए शेयर्स इशू करूंगा। तो डिवाइडेड बाय P1, तो आपके पास में P1 कितना आया था बेटा, अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं तो आपके पास में P1 है 105 रुपीज। तो आप अब कैलकुलेटर उठाइए, 7,50,000 डिवाइडेड बाय 105, तो आपका आंसर आएगा बेटा 7142.83 शेयर्स। सर शेयर्स तो फ्रैक्शन में इशू नहीं हो सकते, वो प्रैक्टिकली नहीं हो सकते, बुक्स में लिख सकते हो आपकी पॉइंट में शेयर्स है, ठीक है। वैसे भी मॉडल का एजम्पशन है कि यू कैन इशू शेयर्स इन फ्रैक्शन। क्लियर है गाइस, चलो ठीक है बेटा। तो ये आपके पास में ये आपका अप्रोच का भी आंसर कंप्लीट हुआ, राइट। चलो अब हमारे आंसर्स को जरा इंस्टीट्यूट से मैच कर लेते हैं। सो भाई हमारे पास में यहां पे बोला गया है द वैल्यू ऑफ शेयर इफ डिविडेंड्स पेड, तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे आपके पास में अगर डिविडेंड पे करोगे तो 105 रुपए का आंसर है, डिविडेंड पे नहीं करोगे तो कहां गया भाई, हमारे पास में 110 रुपए का आंसर होना चाहिए। सो नेक्स्ट पेज पे दिया है 110 रुपए का आंसर। क्लियर। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, तो नंबर ऑफ शेयर्स के बारे में कहां लिखा हुआ है, वेयर इज द आंसर, ये रहा 7143 शेयर्स।
क्लियर है? सो भैया हमारे जो आंसर्स है वो इंस्टीट्यूट के वही है और फॉर्मूला वही है, तो मैच भी करेंगे ही ना भाई। क्लियर है? सो नॉट अ बिग डील, एमएम अप्रोच बड़ा इजी। चलो ठीक है, तो यहां पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो एक्सरसाइज 8 जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, राइट बच्चों? चलो चलते हैं, अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 9। और बच्चों को ये सुनकर बड़ी खुशी होगी कि एक्सरसाइज 9 भी आपके लिए रिपीटेटिव है, सेम टू सेम वॉल्टर का कंसेप्ट। जो एक्सरसाइज 7 था रिपीटेशन, खाली फिगर्स चेंज किया है, तो हमारे लिए कोई वैल्यू एडिशन ही, नई चीज नहीं बनती पढ़ने के लिए। तो एक्सेल लिमिटेड नाम की कंपनी है, 3 बार आर दिया है, के दिया है, अर्निंग दिया है, आपको वैल्यू ऑफ शेयर निकालनी है। अगर आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो 25 है, 60 है या 80 है। आर यू गेटिंग द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन? यस। नेक्स्ट पेज पे आपको 9 बार अलग अलग आंसर सॉल्व करके दिख रहा है। क्लियर है गाइस? लेकिन यहां पर बस फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज, वॉल्टर की जगह पे गॉर्डन अप्लाई करना है। तो गॉर्डन का फॉर्मूला क्या है सर, कम से कम वो डिस्कस कर दो। हाँ बिल्कुल बेटा, चलो गॉर्डन का फॉर्मूला जो है वो हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। मतलब जो वॉल्टर का था वैसे ही क्वेश्चन गॉर्डन के लिए पूछा गया। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? सो एज पर गॉर्डन्स मॉडल, कौन सा मॉडल बच्चों? गॉर्डन्स मॉडल, प्राइस वुड बी इक्वल टू D1 अपॉन K माइनस G। बड़ा ही फैमिलियर फॉर्मूला है, बहुत बच्चों का फेवरेट है क्योंकि सबसे छोटा फॉर्मूला है। वेयर D1 इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड डिविडेंड, जो फ्यूचर में डिविडेंड पे होने वाला है वो एक्सपेक्टेड डिविडेंड। के की अगर हम बात करते हैं तो भैया वो तो आप जानते हो, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कैपिटलाइजेशन रेट। और जी का मतलब होता है ग्रोथ रेट। और कई बार अगर क्वेश्चन में ग्रोथ रेट ना हो तो भैया बी इंटू आर के फॉर्मूले से निकालना पड़ता है, वेयर बी स्टैंड्स फॉर रिटेंशन रेशियो एंड आर स्टैंड्स फॉर योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? तो शॉर्ट में मैंने गॉर्डन मॉडल की पूरी समरी आपको रिवाइज करवा दिया है। क्लियर है बच्चों? सो ये गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला, गॉर्डन मॉडल के तीनों वेरिएबल्स क्या है, और उसमें से अगर ग्रोथ नहीं रही तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं बी इंटू आर। तो यहां पर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट के आंसर में बी इंटू आर करके दैट इज आपकी ग्रोथ निकाली गई, उसी ग्रोथ को फॉर्मूले में रखा गया और उसको सॉल्व किया गया। क्लियर है गाइस? चलो ठीक है, तो बेटा फॉर्मूले में खाली वैल्यू रख के आपको कैलकुलेशन करना है, वो तो इंस्टीट्यूट ने वो भी करके दिया है, आप खाली कैलसी पे चेक करना चाहो तो कर सकते हो। एज फार एज द कंसेप्ट इज क्लियर, मतलब कंसेप्ट इज कंसर्न, देयर इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ अ थिंग, अ रूटीन काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम इज गिवन इन सप्लीमेंट। क्लियर है गाइस? सो इट इज जनरल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, राइट? इससे भी हार्ड वाले कई ज्यादा गॉर्डन के क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए ठीक है, तो ये था बेटा आपके पास में एक्सरसाइज 9। अब हम चलते हैं आपके एक्सरसाइज नंबर 10 के ऊपर। एक्सरसाइज नंबर 10 चलते हैं, इंस्टीट्यूट क्या बोलना चाहता है भाई? द बेस्ट परफॉर्मेंस लिमिटेड विच अर्न्स 10 पर शेयर इज कैपिटलाइज्ड 20% एंड हैज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 25। डिटरमाइन द प्राइस एज पर वॉल्टर। बाबा वाह भैया, मजा आ गई। हमारे पास में प्राइस निकालने के लिए दिया गया है 10 रुपए का अर्निंग पर शेयर है, के दिया गया है 20%, सो भैया 20% का के है। अर्निंग पर शेयर दिया गया है 10 रुपीज, आर दिया गया है 25%, और अब हमें निकालना है दैट इज व्हाट शुड बी द प्राइस एज पर वॉल्टर्स। तो भैया बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मैटर तो दिख नहीं रहा। बराबर, चलो आओ, आपके पास में इसके खाली जो वैल्यूज है वो आपको पुट करना है। तो सबसे पहले भैया हम लोग कौन कौन से वैल्यूज वॉल्टर केस में पुट करेंगे? आपको एज सच जो अर्निंग पर शेयर है वो दिया गया है 10 रुपीज, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया गया है। तो भैया आपके पास में मैक्सिमम डेटा रेडी है। चलो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के डेटा को हम लोग कैसे स्ट्रक्चराइज करते हैं और कैसे फॉर्मूले में इंस्टीट्यूट ने रखा है उसको एनालिसिस करते हैं। चलो आओ भैया देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में थोड़ा सा किस तरीके से डाटा कॉम्प्लिकेटेड है और हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेट्स सी। ई दिया गया है बच्चों आपको 10 रुपीज पर शेयर, बराबर। आर क्वेश्चन में गिवन है और वो है बेटा 25%। आप 25% लिखिए या 0.25 लिखिए, बात तो एक ही है। उसी तरह के दिया गया है बच्चों 20%। रही बात डिविडेंड की, यहां पे बच्चे ढूंढ रहे हैं क्वेश्चन में वेयर इज डिविडेंड,
क्योंकि हमारे पास वॉल्टर के फॉर्मूले में तो डिविडेंड होता है, बट यहां तो डिविडेंड दिख नहीं रहा सर। तो बेटा ऐसे केस में अगर क्वेश्चन में डिविडेंड नहीं है तो मतलब डिविडेंड जीरो मानना होगा। उसके लिए कोई ज्यादा कंफ्यूजन पालने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, डिविडेंड को जीरो मानेंगे। अब इसी के साथ अगर हम लोग प्राइस निकालते हैं तो भैया डिविडेंड की जगह पे 0 प्लस आर हमारे पास में है भैया 25%, अर्निंग्स दी गई है 10 माइनस डिविडेंड 0 डिवाइडेड बाय के 20% एंड वोल डिवाइडेड बाय के 20%। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल है। तो फॉर्मूला जैसा है वैसा ही है वॉल्टर का, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। डाटा क्वेश्चन में जैसा दिया गया है वैसा हमने रख दिया। डिविडेंड नहीं दिया है तो 0 रखा, और क्या। अगर रहता दूसरा कुछ और अमाउंट तो हम वो रखते, बट डिविडेंड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए कोई भी डिविडेंड एज्यूम नहीं कर सकते आप। कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है मतलब डिविडेंड नहीं होगा, दैट इज सिंपल। सो इसको सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करके देखो भाई क्या आंसर आता है। सो हमारे पास में दैट इज 10 मल्टीप्लाई बाय 25% तो 0.25 होता है, हमारे पास 2.5 रुपीज होता है, 2.5 रुपया, डिवाइडेड बाय 0.2 अगेन डिवाइडेड बाय 0.2। सो भैया आंसर आना चाहिए 62.5 रुपीज। क्लियर है बच्चों? सो आप देख लीजिए यहां पर आपके पास में आंसर है 62.5 रुपीज। गॉट इट? तो ये था बेटा आपके पास में आपका एक और प्रॉब्लम जो किसके एंगल से दिया था बेटा, वॉल्टर बाबा का जयकारा, राइट। चलिए ठीक है, तो यहां पे बेटा हमारे पास डिविडेंड पॉलिसी के जो क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने दिए थे वो कंप्लीट हुए। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर जो सप्लीमेंट में दिया गया है, और वो है बेटा चैप्टर नंबर 7 वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल आपको पेज नंबर 279 पे चेंज करके दिया गया है, और वो क्या दिया गया है हमारे पास में, छोटा सा केस स्टडी, मतलब एक ऐसा कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं दिया है आपको। ध्यान देंगे, वर्किंग कैपिटल में वैसे न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं, बट यहां पर सप्लीमेंट में जो हम आज कवर कर रहे हैं उसमें आपको कोई अलग से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं दिया है बच्चों। ठीक है, आपको यहां पर जो दिया गया है वो एक केस स्टडी दी गई है वर्किंग कैपिटल के ऊपर। आइए देखें। सो भैया हमारे पास में यहां पर वर्किंग कैपिटल के ऊपर जो केस स्टडी है उसके अंदर एग्जाम पॉइंट से अगर आप एमसीक्यूज देखें तो एमसीक्यू के एंगल से ऐसे अलग से केस स्टडी आपको नहीं पूछ सकते, क्योंकि 1 मार्क के लिए भी केस स्टडी पूरी कहां से पूछेंगे। सो भाई आपको खाली 279 में एक रफ ग्रो थ्रू करना है, देखना है। केस स्टडी ऑन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ऑफ बजाज ऑटो लिमिटेड फोकसिंग ऑन द फॉलोइंग फैक्ट्स: नेट करंट एसेट्स, लिक्विडिटी एंड एसिडिटी रेशोज एंड करंट रेशोज। तो देखा जाए तो थोड़ा बहुत रेशियो एनालिसिस का भी पार्ट है। सो बेसिकली एक छोटी सी केस स्टडी दी गई है, बट वो केस स्टडी ऐसे एमसीक्यू के एंगल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। हाँ, लेकिन आपको हम क्या कर सकते हैं, उसको अलग से जाके पढ़ सकते हैं। तो भैया मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप इंस्टीट्यूट की साइट पे जाके नया वाला जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स उसमें आप क्या करेंगे, पेज नंबर 279 पे जाके बजाज ऑटो का एक केस स्टडी गो थ्रू कर लीजिए। वो 1 मार्क के एंगल से इंपॉर्टेंट ना हो, बट ऐसा हो सकता है कि आपके पास वो केस स्टडी ऐसे टाइप की पूछी जाए या वही पूछी जाए, और उसी एक केस स्टडी के ऊपर मल्टीपल एमसीक्यूज पूछे जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। इसीलिए आप उसको स्किप मत करिए, आप लेकिन इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में जाइए। मॉड्यूल में पेज नंबर 279, मॉड्यूल मतलब स्टडी मटेरियल जो नया वाला है, जो नया वाला पब्लिश हुआ है, उसमें आपको जाके देखना होगा। क्लियर है बच्चों? हालांकि वो एक नॉर्मली उसके अंदर दिया गया है कि भैया एक केस स्टडी ये लोग मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इट्स अ थ्योरेटिकल एंड बोथ थोड़ा सा प्रैक्टिकल थिंकिंग वाला केस स्टडी, नॉट अ बिग डील। क्लियर है? ठीक है, तो बेटा वो केस स्टडीज रेफर करेंगे, और अगर उसमें कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछिएगा, राइट। चलिए ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल में इतना ही दिया है, और वर्किंग कैपिटल का मतलब है पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इतना ही एडिशन है। एडिशन का मतलब जो इंस्टीट्यूट ने प्रॉब्लम्स ऐड किए हैं। अब हम चलेंगे बेटा उसके सेकेंड पार्ट में जो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो भैया कंप्लीटली थ्योरी पार्ट है, उसमें ले दे के समझने के लिए हमारे पास छोटा सा या थोड़ा सा प्रैक्टिकल एंगल आता भी है, तो वो आता है बेटा आपका स्वॉट एनालिसिस, एनसॉफ एनालिसिस टेबल वगैरह। बाकी तो एज सच उसमें कोई न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल नहीं आता। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के एंगल से अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूट ने एज सच सिलेबस तो वही रखा है, और क्योंकि ये लॉ बेस्ड नहीं है तो आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कोई अमेंडमेंट आने का कोई सवाल नहीं उठता, बराबर। वैसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जैसे मैंने कहा था कि आपके पास में कोई अमेंडमेंट नहीं है, बस खाली प्रॉब्लम्स ऐड हो सकते हैं, दैट्स इट, उससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। तो भैया आपके पास में अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में देखना है तो क्या, वही कंसेप्ट है, कोई कंसेप्ट नया नहीं ऐड हुआ है, बस खाली उसके ऊपर एक आध दो केस स्टडीज ऐड हुई है।
तो भैया चल के हम लोग देखते हैं कि आखिर ये केस स्टडीज का रिलेवेंस क्या है। एक जनरल नॉलेज वाली बात हो जाएंगी, ये कोई एग्जाम पॉइंट से अलग से एमसीक्यूज नहीं है या उसको कोई कैलकुलेशंस नहीं है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के जो केस स्टडी इंस्टीट्यूट ने ऐड किए हैं, जो इंफॉर्मेशन हमें दी है, वो हम उसको एक बार गो थ्रू करेंगे, क्योंकि सप्लीमेंट में उससे ज्यादा इंस्टीट्यूट दे भी नहीं सकता, बराबर। चलिए, तो आपके पास में चैप्टर नंबर या लेसन नंबर 14 में स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग नाम का जो चैप्टर है, उसमें केस स्टडी दी गई है। So the case studies of the following renowned companies have been incorporated under SWOT analysis. तो भैया SWOT एनालिसिस के अंडर कुछ केस स्टडीज इनकॉर्पोरेट की गई है। तो सबसे पहली केस स्टडी हमारे पास में Amazon SWOT एनालिसिस। किसकी है बेटा? Amazon। अब Amazon तो आप जानते हैं, आप तो बड़े ऑनलाइन खरीदते रहते हो, अरे आज ये खरीद लो वो खरीद लो। तो Amazon जो आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की जो केस स्टडी है वो हमारे साथ SWOT एनालिसिस के फॉर्मेट में शेयर की है। क्लियर है बच्चों? चलो, तो जो आपके पास पेज नंबर 12 और पेज नंबर 18 तक के है, चलिए देखते हैं कि इसकी Amazon की SWOT इंफॉर्मेशन क्या है। तो Amazon कंपनी सब जानते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग जो आपका ई कॉमर्स सेक्टर है या ई प्लेटफॉर्म है। इस ई प्लेटफॉर्म के स्ट्रेंथ क्या है, इस प्लेटफॉर्म के वीकनेसेस क्या है, इसके अपॉर्चुनिटीज क्या है और उसके थ्रेट्स क्या है। तो पहले तो हम इस Amazon के SWOT एनालिसिस को अंजाम देंगे। चलते हैं बच्चों देखने के लिए। यहां पर हमारे पास में स्ट्रेंथ क्या क्या है, व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ Amazon। सबसे पहला स्ट्रेंथ है दैट इज ब्रांड। ब्रांड का मतलब होता है भैया ब्रांड आइडेंटिटी। आज अगर Amazon बोले तो घर के बच्चों को पता होता है Amazon मतलब क्या, शॉपिंग करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, मतलब आखिर Amazon ने एक ब्रांड कमाया है, ये उसकी स्ट्रेंथ है। Amazon में आप कोई भी प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, सर्विस बहुत अच्छी है, ये वगैरह वगैरह, ऐसी कई सारी बातें हैं जो इस पर्टिकुलर ब्रांड को इंपैक्ट करती है। तो Amazon का ये इंपॉर्टेंट ब्रांड है, राइट। दूसरा है भैया हमारे पास में पायोनियर एडवांटेज। पायोनियर का मतलब होता है भाई अर्ली बर्ड। अर्ली बर्ड का मतलब है उस सेगमेंट का ये सबसे पहला वेबसाइट था, मतलब उस ई कॉमर्स टाइप का ये वन ऑफ द अर्लीस्ट वेबसाइट है। तो भैया आपके पास में Amazon इज वन ऑफ द पायोनियर एडवांटेज। तो ये उसका स्ट्रेंथ है, ये उसका एडवांटेज है कि वो बहुत पहले आया है इस सेगमेंट में। तो इसका मतलब उसके पास में अपना खुद का पायोनियर एडवांटेज मौजूद है, बराबर बच्चों। देन उसके बाद में है कॉस्ट एडवांटेजेस एंड कंटिन्यूअस बिजनेस इंप्रूवमेंट। कॉस्ट एडवांटेजेस, अब लार्ज स्केल पे जब काम होता है तो भैया कॉस्टिंग कम हो ही जाती है। और दूसरा उसके बाद में कंटिन्यूअस बिजनेस इंप्रूवमेंट की अगर हम बात करें, सो कंटिन्यूअस बिजनेस इंप्रूवमेंट का मतलब है Amazon हर बार नए नए तरीके से अपने बिजनेसेस को इंप्रूव करता है, अपने सेलर्स को इंप्रूव करता है, उनका डाटाबेस मैनेज करता है, कस्टमर्स को सर्विस देता है। दे ऑलवेज ट्राई टू इंप्रूव देयर बिजनेसेस एंड देयर सर्विसेज। सो दीज आर द स्ट्रेंथ ऑफ Amazon। इंस्टीट्यूट कहना चाहता है कि Amazon नाम की जो कंपनी है ये उसके स्ट्रेंथ है, उसकी ब्रांड वैल्यू है, ये है वो है, इस तरीके से ये उसकी स्ट्रेंथ हुई। अब इसी के साथ चल के देख लेते हैं कि इसकी वीकनेस क्या है भाई। पहला है लो प्रॉफिट मार्जिन्स। ये बात तो जानते हैं आप कि आखिर प्रॉफिट मार्जिन्स क्या है भैया, बड़े ही कम है, क्योंकि कंपटीशन इतना है कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन आप रख नहीं सकते, कम से कम प्रॉफिट मार्जिन पे आपको बिजनेस करना होता है। तो दिस इज वन ऑफ द वीकनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, राइट। दूसरा है सीजनेबिलिटी। अब सीजनेबिलिटी मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा वीकनेस है, क्योंकि आप 12 महीने शॉपिंग करते हैं आजकल, सिर्फ आप कोई शॉपिंग का सीजन नहीं होता, कहीं सीजन एकदम रहा तो कभी ज्यादा कभी कम, बस इतना ही फर्क पड़ता है, एज सच बहुत ज्यादा सीजन नहीं होता। क्लियर है बच्चों? तो भैया आपके पास में लो प्रॉफिट मार्जिन है और दूसरा है सीजनेबिलिटी। सीजनेबिलिटी का मतलब होता है कि वो सीजन स्पेसिफिक रहेगा, बट प्रैक्टिकली वो डिसएडवांटेज या वीकनेस नहीं लगता मुझे। क्लियर? तो आपने देख लिया बेटा नंबर 1 स्ट्रेंथ्स, आपने देख लिया Amazon के नंबर 2 वीकनेसेस। अब देखते हैं अपॉर्चुनिटीज। आखिर Amazon जो बिजनेस है इसके सामने कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज ये टैप कर सकते हैं, आइए देखिए बच्चों। सो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ये है कि ई कॉमर्स तो रोज बढ़ रहा है, रोज नए नए वेबसाइट्स आ रहे हैं, हर घर में आज ऑनलाइन शॉपिंग होती है, तो इसका मतलब आपके पास में ई कॉमर्स बिजनेस बहुत हेवी लेवल पे बढ़ने जा रहा है बच्चों। नेक्स्ट, continues to increase awareness of its own branded products and services। अब Amazon के पास अपॉर्चुनिटी ये है कि वो अपने खुद के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को क्या करता है, पब्लिश करता है, उसकी ब्रांड बनाता है। क्योंकि अगर Amazon के थ्रू खरीदेंगे तो बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है ना, यार तूने कहां से खरीदा नया फोन, Amazon से लिया क्या, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, वो दूसरी साइट से यार अच्छा नहीं है,
मतलब क्या है ना कि आप क्या कर रहे हो कि आपके सामने अपॉर्चुनिटी है कि आप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अपने ब्रांड से बेच सकते हो। तो Amazon ने ये अपॉर्चुनिटी टैप करनी चाहिए। आखिर अपॉर्चुनिटीज हमें ये समझ में आता है कि Amazon कहां कहां फायदे उठा सकता है। सो बेसिकली व्हाट आर मीन बाय अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज का रियल मीनिंग होता क्या है? तो भैया अपॉर्चुनिटीज का मतलब है कि हमारे पास में आखिर हम इंक्रीज करते हैं अवेयरनेस ऑफ इट्स ओन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, हमारे ही ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का हम लोग क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि भैया अमेजोन के, ठीक है। नेक्स्ट आता है दैट इज एक्सपांशन ऑफ लोकल बिजनेस, एंड द नेक्स्ट प्रमोशन ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन विद एफिलिएटेड इंडस्ट्रीज। तो Amazon क्या करता है, डायरेक्टली इंडस्ट्री से जाके टाई अप कर लेता है और हर वो चीज जो मार्केट में है वो इंडस्ट्री के साथ टाई अप करके डायरेक्टली अपने प्लेटफॉर्म पे सेल करता है। दैट इज अपॉर्चुनिटी। तो Amazon क्या करेगा, बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है, फूड इंडस्ट्री है, उसके बाद में कुछ रिटेल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है, इन सभी के चेन से टाई अप करेगा और ये पूरे चैनलाइज चेन से टाई अप करके ये प्रोडक्ट्स को अपने प्लेटफॉर्म पे और ला सकता है और बड़ा कर सकता है। तो भैया इसे कहते हैं Amazon के पास में ये अपॉर्चुनिटी है कि वो एक लोकल बिजनेस भी डेवलप कर सकता है और साथ साथ में आप इंडस्ट्री के साथ भी टाई अप कर सकते हो। तो आपने क्या देखा बेटा इसमें, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू Amazon। अब आप बच्चे लोग इसको प्रैक्टिकल एंगल से सोचने लगे, हाँ यार ये तो इसकी स्ट्रेंथ है, हाँ वीकनेस है, हाँ लेकिन Amazon अगर ये सब चीजों पे ध्यान देगा तो और अच्छा करेगा, मतलब उसकी अपॉर्चुनिटीज पता चली। लेकिन अब देखते हैं थ्रेट्स का मतलब होता है डर। आखिर Amazon को किन लोगों का डर है, सबसे बड़ा तो सबको पता है, कंपटीशन बढ़ेंगी तो बिजनेस कम होगा, सिंपल सी बात है। चलो आप देखते हैं। सो लॉस ऑफ प्रॉफिट्स ड्यू टू लो प्रॉफिट मार्जिन्स, पेटेंट इन्फ्रिंगमेंट, ई कॉमर्स इंडस्ट्री बैरियर्स एंड साइबर सिक्योरिटी इशू। साइबर सिक्योरिटी तो हम भूल ही गए, ऑनलाइन फ्रॉड्स जो होते हैं, तो भैया साइबर सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो भैया ये है वो थ्रेट्स जिससे Amazon को बचना होगा, अपने बिजनेस को बचा के रखना होगा। क्लियर है गाइस? तो भैया आपके पास में ये है दैट इज इंटरनल, जो पॉजिटिव्स निगेटिव्स ये सब क्या है। क्लियर है गाइस? तो भैया आपके पास में स्ट्रेंथ और वीकनेसेस कभी भी इंटरनल होते हैं, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, दैट इज एक्सटर्नल। जो आपकी स्ट्रेंथ और आपकी अपॉर्चुनिटीज है पॉजिटिव बातें हैं, जो वीकनेस और जो थ्रेट्स है वो निगेटिव बातें हैं। तो इसे कहते हैं बेटा हमारे पास में स्वॉट एनालिसिस। अब हमने Amazon की स्वॉट एनालिसिस तो कर ली, जो ये बॉक्सेस में दिया है वही चीजें थोड़ा सा डिटेल में आपको अलग से एक्सप्लेन करके दिया है। जैसे कि पहला ब्रांड आइडेंटिटी, दूसरा है हमारे पास में पायोनियर एडवांटेज, तीसरा कॉस्ट स्ट्रक्चर, चौथा बिजनेस डेवलपमेंट। यही स्ट्रेंथ को उन्होंने थोड़ा सा इलेबोरेट किया, लेकिन बोलना तो वही चाहते हैं कि आखिर व्हाट आर द स्ट्रेंथ। सेम वे आपके पास में वही वीकनेसेस, लो प्रॉफिट मार्जिन एंड सीजनेबिलिटी, बट सीजनेबिलिटी जैसा मुझे लगता है कि वो एक्चुअल में कोई वीकनेस नहीं है, बराबर। देन उसके बाद में अपॉर्चुनिटी, टुडेज डाइवर्सिफिकेशन कंटिन्यूज टू इंक्रीज, टाई अप विद द स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज एंड सो। और आपके पास में थ्रेट्स जो हमने देखे। तो आपके पास में ये स्वॉट एनालिसिस जो बॉक्स में दिया था वही चीजें आपको अलग से दिया हुआ है, नथिंग न्यू गिवन इन इट। तो आपने Amazon की क्या देखी, स्वॉट का मतलब है भैया हमारे पास में स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। इंस्टीट्यूट कहना चाहता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपने हर बिजनेस की स्वॉट एनालिसिस करनी चाहिए कि भैया ये हमारे इसमें फायदे क्या है, इसमें नुकसान क्या है। दैट इज कॉल्ड एज एनालिसिस। ये सादी एनालिसिस नहीं है, बिजनेस की एनालिसिस है। तो अगर आप बिजनेस की प्रॉपर पर्टिकुलर एनालिसिस करते हैं तो इसको लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो बेटा आपके पास में ये जो आपने Amazon की स्वॉट एनालिसिस की है इसका क्या कंक्लूजन निकला, चलो आओ देखते हैं। बेटा आपके सामने कंक्लूजन है दैट इज Amazon रिसेंट डेवलपमेंट। सो Amazon हैज सीज्ड द अपॉर्चुनिटी। Amazon ने इन अपॉर्चुनिटीज को टैप किया क्या, उसने अपने वीकनेसेस को ओवरकम किया क्या, ये सारी बातें आपको यहां देखने मिलेंगी। सो Amazon has seized the opportunities to successfully transform itself from an e-commerce company into a global leading technology company. When Amazon realized the limitations of retail industry, it expanded its business boundaries promptly. In addition to cloud computing and smart voice, Amazon has also contacted third-party platforms such as logistics and suppliers, and even invested in the film and television industry, making its business model more diversified. In 2008, Amazon realized that the content can attract and extend users' time
on the platform and began to provide original content on Prime Instant Video. जैसे Amazon Prime आप लोग सब्सक्राइब करते हो, उस पर वीडियो देखते हैं ना भाई, तो इसका मतलब क्या है, वो भी उन्होंने डाइवर्सिफाई किया, सिर्फ ऑनलाइन सेल नहीं कर रहे हैं, आपके टेलीविजन और मीडिया में भी वो एंटर कर गए हैं. Amazon's mainstream media video platform, and as a part of Prime membership service, Amazon's ecology can be described as a rotating flywheel. This flywheel is centered on Prime's membership system, and new interests have been added to it, gradually creating an all-encompassing ecology. So while continuing to attract new users, it prompted the development of Amazon's e-commerce and other new businesses, and it will continue to do so. तो भैया अपॉर्चुनिटीज को बताया गया कि अमेजोन ने कैसे टैप किया. अब बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज में उन्होंने नई इंडस्ट्री में कदम रखा, मीडिया एंड टेलीविजन में गए, उन्होंने वहां पर अपने प्राइम मेंबरशिप्स को अट्रैक्ट किया और साथ साथ में उनके व्यूअर्स को, उनके विजिटर्स को बढ़ाया. इस तरीके से उन्होंने अपना मार्केट को धीरे धीरे गेन करते करते बड़े लेवल पे ले गए. तो ये बताया गया है आपको अमेजोन के बारे में. अब इससे हमें क्या सीखना है, हमें एग्जाम में डायरेक्टली कुछ लिखना नहीं है भाई, ठीक है, हमें सिर्फ इसको समझना है कि एक अमेजोन नाम की कंपनी है, उसके स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या थे, उसके जो पॉजिटिव्स और निगेटिव्स क्या थे, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, और उसको ओवरकम करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज को ओवरकम करने के लिए अमेजोन ने कैसे अपने आप को डेवलप किया. तो बेटा ये था आपके पास में इसका प्रैक्टिकल एंगल. क्लियर है गाइस. अब इसके ऊपर एमसीक्यू कैसा आएगा, आप केस स्टडी के ऊपर डायरेक्ट एमसीक्यू तो ऐसा आ नहीं सकता. हाँ, खाली एक छोटी मोटी कोई केस स्टडी देके आपको बोल सकते कि बताओ इसके एडवांटेजेस या इसके अपॉर्चुनिटीज क्या है, इसको थ्रेट्स क्या है एंड सो ऑन. सो लाइकवाइज ऐसा आपको डाटा देखने मिल सकता है, बट एज सच नॉट इन वेरी डीप. क्लियर है बच्चों. चलो ठीक है, तो बेटा ये थी आपके पास में अमेजोन की केस स्टडी. अब ऐसी ही दूसरी और एक केस स्टडी ऐड की गई है, वो है कोका कोला. कोका कोला नाम की जो कंपनी है, वैसे हर बच्चे जानता है कोका कोला है क्या. कोका कोला मतलब भैया एक तरीके से सॉफ्ट ड्रिंक है, जो जिसकी ऐड भी आती है, सब बच्चे जानते हैं. सो ये कोका कोला की भी एक स्वॉट एनालिसिस की गई है. तो जैसे हमने अमेजोन की देखी है, वैसे कोका कोला की. लेकिन अब कोका कोला की स्वॉट एनालिसिस पढ़ने के पहले बच्चों के दिमाग में आइडियाज आने लग गए. इसकी स्ट्रेंथ क्या है, हाँ इसका यूनिक फॉर्मूला है. इसकी वीकनेस क्या है, इसकी यार बहुत कॉम्पिटिशन है, ये है वो है वो है. अपॉर्चुनिटीज क्या है, प्रोडक्ट कैसे डेवलप हो सकता है, स्कीम कैसे ला सकते हैं, थ्रेट्स क्या है, किससे डर है, क्या एंड सो. तो बेसिक आइडिया डेवलप हो गई है. इसी बेसिक आइडिया के साथ हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, मतलब जो सारे स्वॉट एनालिसिस के पॉइंट्स है वो क्या है. क्लियर है बच्चों. चलो आप देखते हैं एक एक करके. सबसे पहले आता है नंबर 1 हमारे पास में स्ट्रेंथ. सो कोका कोला कंपनी के स्ट्रेंथ्स कौन कौन से हैं, लेट्स सी. पहला है मोस्ट स्पॉन्सर्ड कॉर्पोरेट पार्टनर्स. सो भैया कोका कोला का अगर आप देखें तो जो भी बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, मैक्सिमम बिजनेसेस में कोका कोला एक बड़ा स्पॉन्सरर होता है. कोका कोला क्या करता है, बहुत जगह कॉर्पोरेट सेक्टर में स्पॉन्सरशिप्स देता है. सो भैया बेसिकली आपके पास में देखा जाए तो कोका कोला के पास में बहुत सारे स्पॉन्सर्ड पार्टनर्स होते हैं. जैसे कि एक ही एग्जांपल ले लो आप, क्रिकेट में भी आप देखते हो कि कई जगह पे कोका कोला स्पॉन्सरशिप देता है. कोका कोला कप सुना है आपने, पेप्सी कप, तो ऐसे बहुत सारे स्पॉन्सरशिप्स होती है. तो भैया कोका कोला जो है ये एक बहुत बड़ा स्पॉन्सरशिप हैंडल करता है. तो भैया आपके पास में एक स्ट्रेंथ तो ये है कि कोका कोला एक ऐसा ब्रांड है जिसके पास में बहुत सारे स्पॉन्सर्ड पार्टनर्स है, राइट. देन दूसरा है स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड इन 650 लैंग्वेजेस एंड रीजन्स. ओहो, कोका कोला तो भैया आप जानते हो मल्टीनेशनल कंपनी है, ये उसका स्ट्रेंथ है. देन द मार्केट टेरिटरी स्पैन्स नियरली 200 कंट्रीज ऑन 5 कॉन्टिनेंट्स, selling of not only cola but also other types of beverages, long history with a certain status. तो भैया यहाँ पर ये 200 कंट्री से ज़्यादा फैला हुआ है और इसका सिर्फ एक कोका कोला अकेला प्रोडक्ट नहीं है, बहुत सारे बेवरेजेस है जो वो सेल करता है. तो भैया आपके पास में ये स्ट्रेंथ है इस कंपनी की कि इतना वाइड एक्सपांशन है कि भैया आप जो चाहे कहीं पर भी इसका सप्लाई चेन यूज कर सकते हैं. कुछ भी चीजें नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा तो एक साथ 200 कंट्रीज में डायरेक्टली सेल कर सकता है. दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ दिस कंपनी, राइट. वीकनेसेस की बात करते हैं. नो सर्टेन इंटीग्रेशन एंड कॉमन गोल ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. ये एक बहुत बड़ा वीकनेस है भाई, क्योंकि उनका जो मैनेजमेंट उसका कोई सेंट्रल गोल नहीं है, ऐसा वीकनेस समझ में आया है. क्योंकि ये सभी प्रोडक्ट्स चलाते हैं, सभी प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, अलग अलग चीज चलाते हैं. तो भाई आप एक काम करिए ना, आप अपना कोई एक स्पेसिफिक फोकस करिए प्रोडक्ट के ऊपर और उसको डेवलप करिए.
तो दैट इज बेसिकली आपके पास में बोल सकते हो कि अच्छा चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल उनके पास में एज सच कोई मैनेजमेंट का कोई स्पेसिफिक फोकस नहीं है, तो इसका मतलब ये उनकी वीकनेस हुई, राइट। देन फेल्यूर टू डेवलप न्यू टेस्ट। अब यार टेस्ट तो एक ही रहेगा, फायदा नुकसान दोनों है। अगर आप टेस्ट चेंज करोगे तो पुराने कस्टमर चले जाएंगे, और टेस्ट चेंज नहीं करोगे तो बहुत लोगों को जो नया टेस्ट लगता है वो नहीं मिलेगा, तो वो लोग नया कस्टमर नहीं बनेगा। तो अल्टीमेटली भाई आपके पास में ये एक वीकनेस है कि यू हैव फेल्ड टू डेवलप न्यू टेस्ट, नया टेस्ट डेवलप करने के लिए आप फेल हो चुके हैं, राइट। देन ग्रेजुअल ट्रांसफर ऑफ कस्टमर लॉयल्टी एंड लॉस ऑफ मार्केट डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो भैया कस्टमर लॉयल्टी धीरे धीरे ट्रांसफर होती है कि नए नए ब्रांड्स आते हैं, नए नए बेवरेजेस लॉन्च होते हैं, तो कस्टमर्स जो होते हैं वो भैया नए नए की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, ये इनका वीकनेस है। कस्टमर्स आते हैं कोका कोला के पास, लेकिन वो ट्रांसफर भी होते हैं, शिफ्ट भी होते हैं बहुत जल्दी, राइट, ये उनका वीकनेस है। देन वी हैव अपॉर्चुनिटीज। तो भैया हम लोगों ने सबसे पहले स्ट्रेंथ देखी, फिर वीकनेस देख ली, ये तो इंटरनल मैटर था। अब जरा हम लोग अपॉर्चुनिटीज देखें कि कोका कोला के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज खुली है, उनके लिए स्वर्ग के कौन से द्वार खुले हैं जो वो फॉलो करके अचीव कर सकते हैं। तो भैया आपके सामने है ओलंपिक गेम्स स्पॉन्सरशिप, पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड कप, चाइनीज रूरल मार्केट एंट्रेंस एंड अमेरिकन फिल्म मार्केट एंट्रेंस। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है। वर्ल्ड कप में जाइए, स्पॉन्सरशिप दीजिए, ओलंपिक्स में स्पॉन्सरशिप्स दीजिए, मतलब ये सब जगह पे अगर आप जाके स्पॉन्सरशिप्स देंगे तो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। अच्छी बात है भाई, बता दिया, वैसे भी बेचारे ये लोग बहुत स्पॉन्सरशिप देते हैं, राइट, ठीक है। थ्रेट्स, पेप्सी द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर। अब कोका कोला का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर तो पेप्सी, ये सब जानते हैं। देन प्रोडक्ट्स मे नॉट बी फेवर्ड बाय यंग पीपल टुडे, प्रोडक्ट्स आर नॉट कंसिडर्ड टू बी गुड फॉर हेल्थ। तो ये जो प्रोडक्ट है ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ऐसा नहीं माना जाता, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, कोई ये कहता है कोई वो कहता है, अपने को नहीं पता होते हैं कि नहीं होते हैं, बराबर, बट लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ऐसा माना जाता है। तो ये उसका एक थ्रेट है, ये ऐसा फैक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोका कोला जो है हेल्थ के लिए नुकसानदायक, इट इज नॉट लाइक दैट, बट इंस्टीट्यूट बोलना चाहता है कि दिस इज वन ऑफ द थ्रेट। ऐसा हो सकता है कि अगर किसी ने रूमर्स फैला दिया कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है तो लोग मान लेते हैं, तो उसका फैक्ट्स नहीं देखते, तो भैया दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थ्रेट। क्लियर है बच्चों? तो भैया ऐसा डर हो सकता है, जबकि एक्चुअली कोला तो सब पीते हैं, हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, दैट इज नॉट अ बिग डील, बट अल्टीमेटली आपके पास में कोई अगर बोल दे कि भैया ये अच्छा नहीं है तो लोग मान लेते हैं, तो अल्टीमेटली आपके पास में दिस इज वन ऑफ द थ्रेट। तो आई होप कि कोका कोला की केस स्टडीज भी आपके सामने क्लियर है कि कोला के स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कोला के आपके पास में अपॉर्चुनिटीज क्या और थ्रेट्स क्या है। क्लियर है गाइस? चलिए ठीक है, और जो ये स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स है, यही चीजें आपके पास में नेक्स्ट पेज पे दी गई है पूरी, राइट, ठीक है। तो ये था बेटा आपके पास में आपका एक स्वॉट एनालिसिस ऑफ अ कंपनी नेम्ड एज कोका कोला। तो भैया कोका कोला नाम की कंपनी की पूरी स्वॉट एनालिसिस आप लोगों ने कंप्लीट करी। क्लियर है गाइस? तो देखा बेटा आप लोगों ने कि दो केस स्टडीज हम लोगों ने देखी है, कौन कौन सी? एक है आपके पास में अमेज़न की, दूसरी है कोका कोला की। ऐसी ही तीसरी भी केस स्टडी इंस्टीट्यूट ने ऐड करी है, ऐड करी मतलब उसके ऊपर डिटेल में बताया है, और वो है दोस्तों दैट इज स्कोडा कंपनी। स्कोडा, यू नो, अ कार मैन्युफैक्चरर, ऑटोमोबाइल कंपनी। तो भैया ये स्कोडा नाम की जो कंपनी है उसका भी स्वॉट एनालिसिस है, लेकिन उसके लिए जो इंट्रोडक्शन है डिटेल में, बड़ा ही डिटेल में दिया गया है, बराबर। हालांकि एग्जाम पॉइंट से उतना बड़ा केस स्टडी तो नहीं पूछा जा सकता। क्लियर है गाइस? तो जैसे हम लोगों ने केस स्टडी नंबर 1 अमेज़न का, केस स्टडी नंबर 2 कोला का है, वैसे ही अमेज़न का स्कोडा का केस स्टडी नंबर 3 सप्लीमेंट में ऐड किया हुआ है। क्लियर है बच्चों? तो ये वाला जो स्कोडा का जो केस स्टडी है ये आप लोगों को सेल्फ रीड करना है, दैट इज इसको ही सेम बेसिस पे, मतलब ऐसा कोई वेरिएशंस नहीं होता है। स्कोडा का लेकिन थोड़ा ज्यादा बैकग्राउंड दिया है, इंट्रोडक्शन ये वो, थोड़ा ऐसे टाइप ज्यादा लंबा कहानी दिया है। तो जस्ट इसको आप क्या करिएगा, एक बार सेल्फ रीड करिएगा, और इसमें अगर कोई भी डाउट आता है तो डेफिनेट सी बात है वो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन केस स्टडी कैसे पढ़नी है ये हम लोगों ने दो केस स्टडीज को लेके देख लिया, और इसके आगे के जो भी 3-4 पेजेस 5 पेजेस जो बचे हुए वो पूरा स्कोडा के ऊपर ही है, दूसरी कोई केस स्टडी इसके बाद नहीं है, और नहीं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में इसके अलावा और कोई पॉइंट ऐड किया है। तो भैया इंस्टीट्यूट ने जो सप्लीमेंट हमारे पास में दिया था, जो साइट पे पब्लिश किया है, ये सप्लीमेंट हम लोगों ने इस पर्टिकुलर लेक्चर के द्वारा पूरी कवर की। हमने देखा कि उसमें अमेंडमेंट वाली बात नहीं है। बच्चे लोग अमेंडमेंट नाम से इतने डरते हैं, पता नहीं क्यों, और वो इंस्टीट्यूट ने अमेंडमेंट डाली। अरे भैया अमेंडमेंट का मतलब तो समझो, अमेंडमेंट का मतलब होता है बदलना, कुछ अमेंडमेंट बदला नहीं है इंस्टीट्यूट ने खाली प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस के लिए दिए हैं।
अमेंडमेंट किसे कहते हैं? लॉ बदल जाना, पहले ए था बी हो जाना, उसे अमेंडमेंट कहते हैं। ये चेंज नहीं है, दिस इज जस्ट एन एडिशन, आपको प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस के लिए दिया है, कोई कंसेप्ट नया ऐड नहीं किया है इंस्टीट्यूट ने। क्लियर है गाइस? तो बेटा ये सप्लीमेंट है, मतलब एग्जाम पॉइंट से एक तरीके से छोटा सा रिवीजन आपको प्रोवाइड किया है सब्जेक्ट में। बाकी सब्जेक्ट में होंगे अमेंडमेंट, ऐसा नहीं है, बट जाहिर सी बात है इस सब्जेक्ट में ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं है, बस खाली कुछ चीजें ऐड की गई है जो हम लोगों ने एग्जाम पॉइंट से देख ली। क्लियर है गाइस? सो दोस्तों इसी के साथ हम लोगों को यहाँ पर हमारे सप्लीमेंट के स्टडी कंप्लीट होने के बाद रुकना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों के एग्जाम पॉइंट से जोर शोर से तैयारी शुरू होंगी, और इस सप्लीमेंट जो हमने आज पढ़ा उसको भी आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट आपको आता है तो दोस्तों फील फ्री टू आस्क मी। आई होप कि हम लोगों ने सप्लीमेंट को जो कवर किया है उससे आपको फायदा होगा, और अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो डेफिनेट सी बात है जो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम पे तो आपको डाउट्स बहुत ज़्यादा आएंगे। और इसको वीडियो को अगर आपने एक दो बार देख लिया तो इसमें जो जो चीज़ें हमने रिवीजन की है, कुछ कुछ पॉइंट्स जो एफएम के थे खासकर, वो उससे आपकी एक हल्की सी रिवीजन भी हो गई कि हाँ भाई इसका ये फॉर्मूला है, उसका वो फॉर्मूला है। तो एग्जाम पॉइंट से घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोग अपने आप पे बड़ा ही कॉन्फिडेंस रखें, कोई घबराने की बात नहीं। बहुत बच्चे डर जाते हैं कि एग्जाम आ रही है अब क्या होगा क्या होगा, डरने की कोई बात नहीं है। यू आर वेल प्रिपेयर्ड, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, एंड आई एम ऑल्सो कॉन्फिडेंट इनफ कि आप लोग एग्जाम में बड़ा अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। इसलिए अब बस हमारा वक्त आ गया है, हमारा रिजल्ट बिल्कुल एक फ्लाइंग कलर्स के साथ आने वाला है, ऐसा आपको सोच के पढ़ाई करना है, और डेफिनेटली आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। क्लियर है गाइज? सो गाइज विश यू ऑल द बेस्ट and have very hard study and very smart study first of all. Clear hai guys? Okay, best of luck.